ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ए गनस्लिंगर सिस्टम इन अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक, अध्याय 131। शीर्षक डेथस बैन अब सक्रिय है। जब उसने स्क्रीन पर नजर डाली जो अब उसके सामने प्रक्षेपित की गई थी, हेनरी ने सिस्टम द्वारा शीर्षक के सक्रिय होने का क्या मतलब है इस बारे में विस्तार से बताने का इंतजार किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच सभी समूहों ने अपने आसपास देखा कि वे कहाँ थे। ये किसी तरह के भूमिगत कक्ष जैसा लग रहा था जिसकी दीवारें ईंटों से बनी हुई थीं। दीवारों से जुड़े हुए लैंप ब्रैकेट थे जो एक भयानक बैंगनी रोशनी से चमक रहे थे। लैंप की रोशनी से आगे का नज़ारा दिखाई दे रहा था। कालकोठरी में गहराई तक जाने के लिए कई रास्ते थे और इसलिए बिना किसी प्रयास के और आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छे रास्ते पर निर्णय लिए विभिन्न समूहों ने रास्ते चुनना शुरू कर दिया और केवल भयानक लैंप से ही मुश्किल से रोशन अंधेरे में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हम इस तरफ जाएंगे, डोहर्टी ने कहा और एक रास्ता चुना और पार्टी को उसमें ले गया। किसी भी दो समूहों ने एक ही रास्ता नहीं चुना, जो इस बात का सबूत था कि कालकोठरी ने कितने रास्ते प्रदान किए थे। आप इसे महसूस कर सकते हैं, है न? लुई ने हेनरी के बगल में कहा जब पार्टी ने अपने चुने हुए रास्ते पर कुछ कदम बढ़ाए थे। क्या महसूस कर रहे हो? हेनरी ने पूछा, वह हिंसक ऊर्जा जो मेरे चेहरे पर वार कर रही है। हिंसक? खैर, मुझे लगता है कि यह थोड़ी हिंसक है, लेकिन यह ज्यादातर सुखदायक है। आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप बस इसे और ज्यादा लेने से मजबूत बन सकते हैं, लुई ने कहा और अपनी आंखें बंद करके उस भावना का आनंद लेने के लिए एक पल लिया। हेनरी की भौहें सिकुड़ गईं। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ, उसे खतरा महसूस हुआ। आप इसे कैसे महसूस नहीं कर सकते? लुई ने पूछा जब उसने देखा कि हेनरी अभी भी उलझन में था। लोग कालकोठरी में प्रवेश करने का एक कारण है। हर कोई जानता है कि अगर आप कालकोठरी के भीतर लड़ाई में बच जाते हैं तो आप और भी मजबूत महसूस करते हुए बाहर निकलते हैं। चिंता मत करो, तुम देखोगे। जरूर, हेनरी ने अपनी आंखें आगे की ओर मोड़ने से पहले कहा। बेशक, उसे संदेह नहीं था कि वह यहां से मजबूत होकर बाहर निकलेगा, लेकिन वह जानता था कि यह किसी अजीब ऊर्जा के कारण नहीं बल्कि सिस्टम और उसके एक्सपी पुरस्कारों के कारण होने वाला था। चुप रहो, डोहर्टी ने अचानक आगे से कहा और फिर उसने धीमी आवाज में कहने से पहले अपने कान को जोर से हिलाया। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। तैयार हो जाओ। जिनके पास तलवारें थीं, उन्होंने उन्हें म्यान से बाहर निकाला। जिनके पास भाले थे, उन्होंने उन्हें आगे की ओर इशारा किया और जिनके पास धनुष थे, उन्होंने तीर चलाए। हेनरी ने वायलेंट रिटॉर्ट को उसके होलिस्टर से बाहर निकाला और अपनी उंगली से बंदूक के दोहरे ट्रिगर को सहलाते हुए उसे कोक किया ताकि वह अपनी बैरल में मौजूद किसी भी गोली को फायर कर सके। हेनरी ने बगल की ओर देखा और देखा कि लुइस ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वह अपनी छड़ी को कसकर पकड़ रहा है, जबकि वह अपनी सांसों में कुछ बुदबुदा रहा है। जब उसने एक अजीब शब्द सुना तो हेनरी को एहसास हुआ कि लुइस एक जादू कर रहा था। ओह हाँ, वह एक जादूगर है, हेनरी ने सोचा और फिर रुको, एक जादूगर जादू कर रहा है? आर्केन टेपेस्ट्री। अपनी आंखें चौड़ी करके हेनरी को अपने अविश्वसनीय नए कौशल की याद आ गई जिसे अब तक परखने के लिए उसके पास शायद ही समय था, और जब वह अपने पहले स्पेल इम्प्रिंट की अवधारणा पर उत्साहित हो रहा था तभी उसने वह आवाज सुनी जिसने डोहर्टी को हाई अलर्ट पर डाल दिया था। तारानकन क्लैक क्लैक क्लैक। ये हड्डियों जैसा लगता है। खटपट की आवाजें तेज होती गईं और जल्द ही कंकालों की आकृतियां एक साथ बाहर निकल आईं। सभी ने पतली पतली तलवारें लहराईं। डोहर्टी वह था जो सबसे पहले उछला और अपनी तलवार से आकृति के कंकाल के मध्य भाग को जोरदार तरीके से चीरते हुए वह अलग अलग हड्डियों के ढेर में जमीन पर गिर गया। भाड़े के सैनिकों ने हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन वे सैनिकों को रोक नहीं पाए क्योंकि उनमें से कई आगे निकल गए और हेनरी और उसके बाकी हथकड़ी पहने भाइयों पर हमला कर दिया। हेनरी गोली चलाने के लिए तैयार था, तभी उसने देखा कि लुई ने अपनी आंखें खोली और अपने द्वारा बोले जा रहे मंत्र का अंतिम शब्द चिल्लाया। फुलगोर। लुई ने फिर अपनी छड़ी को जमीन पर पटका और उसमें से बिजली चमकी और सभी दिशाओं में हमला किया। कंकाल की आकृति के सीने और सिर पर सटीक तरीके से वार किया। तारानकन धमाका। तारानकन। वे एक साथ बिखर गए, उनकी टूटी हुई हड्डियां चारों ओर टकरा रही थीं। वाह, हेनरी ने कहा। हाँ, लुइस ने खुद पर गर्व महसूस करते हुए सिर हिलाते हुए कहा। इसे जारी रखो, हेनरी ने कहा। इतना आसान नहीं है, लुइस ने कहा और अपने हाथ में डंडा घुमाया और एक कंकाल जैसी आकृति को एक तरफ पटक दिया। हेनरी ने लेस दैन इनसाइड ग्रेटर दैन को ठीक उसी समय सक्रिय कर दिया था जब लुइस ने अपना जादू डाला था, बिजली गिरने से ठीक पहले, और वह इसका विश्लेषण होने तक प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन जब उसके सामने एक लाल चेतावनी चिन्ह दिखाई दिया जिसमें एक संदेश था तो वह निराश हो गया। वर्तनी विश्लेषण विफल। सच में? उसने पूछा। यह मेरी इनसाइट के लिए बहुत जटिल था। हेनरी फिर से प्रयास करने के लिए खुद को तैयार करने जा रहा था, तभी एक कंकालनुमा आकृति ने एक तेज पतली धार वाली तलवार के साथ उस पर छलांग लगाए।
उसकी चपलता जितनी अधिक थी, हमला बहुत धीरे धीरे हुआ और हेनरी के पास अपना हाथ उठाकर आकृति को एक तरफ पटकने के लिए पर्याप्त समय था। तारांकन धमाका। तारांकन। आकृति रास्ते की सीमा पर दीवार से टकराए, लेकिन टुकड़ों में अलग नहीं हुई। हेनरी ने ऐसा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसकी हड्डियों के चरमराने के साथ आकृति उठी और एक और छलांग लगाने के लिए तैयार हो गई। तारांकन धमाका। तारांकन। वायलेंट रिटॉर्ट से छाती पर एक गोली ने उसे वहीं रोक दिया। गोली इतनी शक्तिशाली थी कि इसने आकृति के खुले हुए उरोस्थी में एक बड़ा छेद कर दिया और परिणामस्वरूप बिखराव इतना अविश्वसनीय था कि यह अन्य आकृतियों से टकराया और उन्हें कम से कम एक कदम पीछे धकेल दिया। लेकिन हेनरी अपने शॉट की चमक पर ध्यान नहीं दे पाया। उसके शरीर पर कहीं मृत्यु का चिन्ह प्रकट हुआ और उसे उस मरे हुए व्यक्ति से जोड़ दिया जिसे उसने अभी अभी मार डाला था, इससे पहले कि उसका मन अजीब यादों से भर जाए। वह अजीब आंखों से देख रहा था और जिसकी वे आंखें थीं, वह जमीन पर दुबक कर बैठा था, क्योंकि एक शक्तिशाली व्यक्ति ने शक्तिशाली जादू लगाया था जिसने उन्हें घुटनों के बल पर ला दिया था। कृपया मुझे छोड़ दो, जिसकी आंखों से हेनरी देख रहा था, उसने कहा जब वह दुबक कर खड़ी थी। कृपया। शक्तिशाली व्यक्ति ने उसे भावहीनता से संबोधित किया। मृत्यु में तुम महान हो जाओगी। और फिर दर्द हुआ। महिला चिल्लाए और छटपटाए और हेनरी ने उसका दर्द साझा किया। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा सड़ रही थी और उसके कंकाल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, जिसे तब शक्तिशाली व्यक्ति के जादू से ईंधन मिला। जब तक कि वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर नहीं उठी, उसकी हड्डियां हर हरकत के साथ चरमरा रही थीं और चटक रही थीं। उसके साथ जो भी भयावहता हुई थी, उसके पूरा होने के साथ ही उसकी आत्मचेतना का अंतिम भाव भी गायब हो गया। और फिर ये सब खत्म हो गया। एक जोरदार पलक झपकते ही हेनरी वापस कालकोठरी के रास्ते पर आ गया और उसके चारों ओर कंकालों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। किल रिवार्ड 100 XP। अनडेड वॉस 200 XP। आपका लेवल ऊपर हो गया है। आप अब लेवल 18 पर हैं। हिट पॉइंट अधिकतम बढ़कर 180 हो गया। हिट पॉइंट 90/180। मैना पॉइंट अधिकतम बढ़कर 290 हो गया। अब आपके पास 6 अनलोकेटेड स्टेट पॉइंट हैं। हेनरी को नहीं पता था कि उसे कैसे पता चला, लेकिन उसे यकीन था कि वह बस एक सेकंड के लिए ही इससे बाहर आया था। उसे अभी भी वह दर्द याद था। वह अभी भी उसे महसूस कर सकता था। उसका शरीर अभी भी उससे कांप रहा था। वह क्या बकवास था? हेनरी ने पूछा और उसने एक कंकाल को जमीन पर पटक दिया जहां वह हिल गया और वापस उठने के लिए तैयार हो गया। हेनरी ने कंकाल की आकृति को अनदेखा किया और नोटिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विशेष रूप से एक पर ध्यान दिया। अनडेड वॉज क्या है? सिस्टम ने तुरंत एक विवरण स्क्रीन रोल आउट की। शीर्षक डेथस बैन। पहले प्रकट शीर्षक प्रभाव अनडेड वॉज। व्यक्तिगत लाभ के लिए जानबूझकर मौत के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपके प्रायश्चित के रूप में मौत चाहती है कि आप मृत्यु का अर्थ और जीवन की अनुपस्थिति को समझें। इस प्रकार जब आप किसी अनडेड को खत्म करते हैं तो आपको उस दर्द को साझा करना चाहिए जो उसने आखिरी बार महसूस किया था। आपको वह सहना होगा जो उसने तब सहा था जब उसे मास्टर की आज्ञा का पालन करने के लिए भूसा बना दिया गया था। अनडेड वॉज आपको सिस्टम द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुभव से पुरस्कृत करेगा। हेनरी की आंखें अभी भी चौड़ी थीं जब वह विवरण पढ़ रहा था और तभी वह मरे हुए व्यक्ति जिसे उसने पहले जमीन पर लात मारी थी, उसके करीब आया और अपनी पतली धार वाली तलवार उसके पेट पर तान दी। हेनरी ने पलटवार करते हुए हिंसक जवाब पर निशाना साधा और एक गोली चलाई जिसने मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी को एक हिंसक विस्फोट में उड़ा दिया और जब उसका शिकार हड्डियों के बेकार ढेर में तब्दील हो गया तो हेनरी का दिमाग फिर से घूम गया। यह अनुभव पिछले अनुभव जैसा ही था, कायरता, विनती और फिर दर्द। हेनरी ने जोर से कराहते हुए अपना सिर हिलाया और अपनी दृष्टि को सामान्य स्थिति में लाया। मारने का इनाम 100 XP। मरे हुए लोगों की मुसीबतें 200 XP। बकवास, मुझे इससे नफरत है, हेनरी ने कहा, लेकिन जब और भी मरे हुए लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे, अपने हथियार लहरा रहे थे, तो उसे पता था कि उसके पास और लोगों को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसका मतलब था कि उसे भी उनकी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेरे स्टेट पॉइंट्स को एजिलिटी में लगाओ। क्या आप निश्चित हैं? हाँ, एजिलिटी 56 से ज्यादा। जब उसके स्टेट पॉइंट्स आवंटित किए जा रहे थे और उसका शरीर पहले से भी हल्का हो रहा था, हेनरी ने वायलेंट रिटॉर्ट को खोला और अपनी बंदूक की बेल्ट से 2 स्लग निकाले और बैरल में लोड करने से पहले क्लिक की आवाज के साथ उसे वापस बंद कर दिया। उसकी परसेप्शन ने उसे पीछे से आने वाले हमले के बारे में चेतावनी दी और घूमते हुए हेनरी ने एक कंकाल के सिर पर कोहनी से जोरदार प्रहार किया, लेकिन जब वह उस गति में था तो उसे अपनी तरफ तेज दर्द महसूस हुआ। आपने 10 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 80/180। एक और मरे हुए ने अपनी तलवार उसकी पसलियों में घुसा दी थी और उसके जबड़े ढीले हो गए थे और वह चीख रहा था जबकि उसके अंदर से एक भयानक बैंगनी रोशनी चमक रही थी जैसे कि वह किसी शक्ति स्रोत से चमक रहा हो। उसने अपना हथियार निकाला और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया।
दर्द से अपने दांत पीसते हुए हेनरी ने उस मरे हुए को गोली मार दी जिसने चुपके से हमला करने से पहले उसका ध्यान आकर्षित किया था, और एक कुशल चक्कर के साथ उसने उस मरे हुए को भी गोली मार दी जिसने उस पर चुपके से हमला किया था। उन दोनों को एक ही समय में हानि रहित हड्डियों के ढेर में बदल दिया और खुद को दुगनी पीड़ा के अधीन कर दिया। हंग, हेनरी ने कराहते हुए कहा, क्योंकि उसका पूरा शरीर उस दर्द के कारण कांप रहा था जो उसे सहना पड़ रहा था। भाड़ में जाओ, उसने तब कहा जब वह आखिरकार अपनी पलकें झपकाकर दूर करने में सक्षम हो गया। किसी तरह, क्योंकि वह 2 विपत्तियों से पीड़ित था, इसलिए उसे लंबे समय तक ध्यान नहीं देना पड़ा। उसके आसपास के लोग, भले ही वे ध्यान देने में सक्षम होते, शायद ही उसकी चीख के अलावा कुछ भी नोटिस करते, लेकिन हेनरी के लिए यह मायने नहीं रखता था क्योंकि वह जो अनुभव कर रहा था वह बहुत वास्तविक था। किल रिवॉर्ड 100 एक्सपी। अनडेड विपत्तियां 200 एक्सपी। किल रिवॉर्ड 100 एक्सपी। अनडेड विपत्तियां 200 एक्सपी। और पुरस्कार भी ऐसे ही थे। चूंकि वह अनडेड को खत्म करके इतना एक्सपी कमा रहा था जो शारीरिक रूप से उससे कहीं कमजोर थे और जादू या मैना सर्जिंग में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे, हेनरी इसे इतना बुरा नहीं मानने से खुद को रोक नहीं सका। व्यापार बंद। जरूर, उसे दर्द से नफरत थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह मरे हुओं को खत्म करने से बच सकता था। अभी भी उनमें से बहुत सारे थे और उनमें से कुछ ने उसे अपने लक्ष्य के रूप में चुना था। भाड़ में जाओ, हेनरी ने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा कि उसने वायलेंट रिटॉर्ट को फिर से लोड किया। मेरे पास आओ। जब वह बोल रहा था, हेनरी को अच्छी तरह पता था कि उसके पास वायलेंट रिटॉर्ट के लिए मैना युक्त स्लग जल्द ही खत्म होने वाले थे, इसलिए उसने एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए अपनी इन्वेंट्री से अपना सामान्य रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर के हथौड़े को कॉक करते हुए उसने एक मरे हुए व्यक्ति के कंकाल के ढांचे में कई गोलियां चलाईं और देखा कि शीशे की गोलियों ने मुश्किल से कोई नुकसान पहुंचाया और निश्चित रूप से मरे हुए व्यक्ति को नष्ट नहीं किया या उसे किसी भी समय के लिए नीचे नहीं रखा। ठीक है, ये तय है, हेनरी ने थोड़ी निराशा के साथ सोचा, क्योंकि उसने रिवॉल्वर को अपनी इन्वेंट्री में भेजा और वायलेंट रिटॉर्ट को इंगित किया ताकि जादुई रूप से तैयार किया गया हथियार सफल हो सके जहां रिवॉल्वर विफल हो गई थी। लुइस हेनरी से दूर हो गया था क्योंकि उसके पास मरे हुए लोगों की भारी संख्या थी जो उस पर हमला कर रहे थे, और अब वह हेनरी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके पास काफी करीब लौट आया। बकवास, हेनरी ने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा और वायलेंट रिटॉर्ट को फिर से लोड किया। मेरे पास आओ। जब वह बोल रहा था, हेनरी को अच्छी तरह पता था कि उसके पास वायलेंट रिटॉर्ट के लिए मैना युक्त स्लग जल्द ही खत्म होने वाले थे, इसलिए उसने एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए अपनी इन्वेंट्री से अपना सामान्य रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर के हथौड़े को कॉक करते हुए उसने एक मरे हुए व्यक्ति के कंकाल के ढांचे में कई गोलियां चलाईं और देखा कि शीशे की गोलियों ने मुश्किल से कोई नुकसान पहुंचाया और निश्चित रूप से मरे हुए व्यक्ति को नष्ट नहीं किया या उसे किसी भी समय के लिए नीचे नहीं रखा। ठीक है, ये तय है, हेनरी ने थोड़ी निराशा के साथ सोचा, क्योंकि उसने रिवॉल्वर को अपनी इन्वेंट्री में भेजा और वायलेंट रिटॉर्ट को इंगित किया ताकि जादुई रूप से तैयार किया गया हथियार वहां सफल हो सके जहां रिवॉल्वर विफल हो गई थी। लुई हेनरी से दूर हो गया था क्योंकि उस पर मरे हुए लोगों की बहुत बड़ी संख्या थी और अब वह हेनरी के इतने करीब आ गया था कि उसका ध्यान अपनी ओर खींच पाया। हेनरी को अभी अभी मरे हुए लोगों की एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा था जब उसने लुई को अपनी छड़ी को घुमाते हुए और कभी कभी बिजली के आवेशों की झुनझुनी के साथ मरे हुए लोगों को एक तरफ गिराते हुए देखा। हाँ, हेनरी ने सोचा, छाप। उसने पहले भी एक बार कोशिश की थी और असफल रहा था, इसलिए अब उसकी नज़र इस संभावना पर थी कि लुई लेस दैन इनसाइड ग्रेटर दैन द्वारा किया गया कोई जादू विश्लेषण करने में सक्षम हो सकता है। अब तक उसे कोई भाग्य नहीं मिला था। जादू विश्लेषण विफल, जादू विश्लेषण विफल, जादू विश्लेषण विफल, जादू विश्लेषण विफल। बार बार विफलता का संदेश स्क्रीन पर चमकदार फॉन्ट में दिखाई दिया जो अब हेनरी की पुतलियों में स्थायी रूप से जल गया था। उसने 6 और मरे हुओं को खत्म कर दिया था और भीड़ आखिरकार कम होने लगी थी जब हेनरी को कई असफल विश्लेषणों के बाद आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखी। एक जोरदार प्रयास और एक कुशल एक हाथ की चाल के साथ लुइस ने अपने स्टाफ के अंत का उपयोग तलवार के वार को रोकने के लिए किया, इससे पहले कि वह अपने मुक्त हाथ की हथेली को मरे हुओं की हड्डीदार खोपड़ी में पटक दे। लुइस ने अपना हाथ कस लिया और चिल्लाया। उसकी हथेली से बिजली की एक किरण निकली और मरे हुओं की खोपड़ी में इतनी जोरदार तरीके से लगी कि उसकी गर्दन के टुकड़े हो गए और उसके बाद हड्डियां उखड़ने लगीं। हेनरी ने अपनी आंखें चौड़ी करके पूरे दृश्य को देखा क्योंकि वे लेस दैन अंतर्दृष्टि ग्रेटर दैन के हल्के नीले रंग में चमक रही थीं। जादू का विश्लेषण। अब मरे हुओं का काम पूरा हो चुका था। डोहटी और उसके भाड़े के सैनिकों के गिरोह ने अधिकांश लोगों को मार गिराया था और ऐसा लग रहा था कि उन्हें पसीना नहीं आ रहा था। जैसे ही डोहटी ने अपनी तलवार म्यान में रखी, उसने हेनरी की ओर देखा। उसने अपने हाथ में बंदूक और फिर बेल्ट में लगे लूप्स पर नजर डाली और जब उसे पता चला कि गोलियां खत्म हो गई हैं, तो वह मुस्कुराया। पहले ही खत्म हो गई? डोहटी ने हल्की हंसी के साथ पूछा, हेनरी की आंखों को विश्लेषण स्क्रीन से दूर खींचते हुए जिसे केवल वह देख सकता था। क्या? हेनरी ने पूछा।
डोहटी ने बंदूक की बेल्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, गोलियां तुम पहले ही खत्म हो गई हो, उसने कहा। हेनरी ने लूप्स की ओर देखा, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि वे खाली हैं। आखिरी 2 शॉटगन स्लग वर्तमान में वायलेंट रिटॉर्ट में फायर होने का इंतजार कर रहे थे। डोहटी तब हंसा और जब उसने बात की तो वह आवाज की धीमी आवाज में था जिसे रेडिंग पार्टी में किसी को भी सुनने में परेशानी नहीं हुई। अब जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो किसी से भी तुम्हारी पीठ देखने की उम्मीद मत करो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम उन कंकालों द्वारा घसीटे जाओगे या काटे जाओगे। तुम्हारे जैसे लोगों को यही सजा मिलेगी। डोहटी ने धनुष थामे लोगों की ओर देखा। अपने शिकार से तीर निकालो, हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही सभी प्राप्त करने योग्य तीर वापस तरकश में आ गए और समूह फिर से आगे की ओर धुंधली रोशनी में चल पड़ा। तुम क्या करोगे? हेनरी के बगल में लुइस ने पूछा। हेनरी ने कहा, क्योंकि सवाल ने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि उसकी आंखें फिर से एनालाइजिंग स्क्रीन पर थीं। तुम बिना गोलियों के क्या करोगे? लुइस ने पूछा। मैं ठीक हो जाऊंगा, हेनरी ने उत्तर दिया। तभी एनालाइजिंग स्क्रीन पर एक हरा निशान दिखाई दिया। वर्तनी विश्लेषण पूरा हुआ। वर्तनी शॉकन ग्रिप। क्या आप अपने आर्केन टेपेस्ट्री पर शॉकन ग्रिप छापना चाहेंगे? हाँ, मैं छापूंगा, हेनरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एक स्थान चुने। एक झटके में हेनरी ने अपने दाहिने हाथ के पीछे का हिस्सा चुना और सिस्टम ने इसे पुष्टि के रूप में लिया। उसने कहा। यह उससे ज्यादा जोर से निकला जितना उसने सोचा होगा क्योंकि उसने दर्द की उम्मीद नहीं की थी। दर्द चुभने की एक श्रृंखला थी, जैसे कि एक साथ कई सुइयां उसके दाहिने हाथ के पीछे चुभ रही हों। ये 15 सेकंड तक चला। हेनरी को यह पता था क्योंकि सिस्टम में स्क्रीन पर एक टाइमर था। और फिर यह खत्म हो गया। हेनरी के दाहिने हाथ के पीछे एक जादुई टैटू वाली छवि थी और उस हाथ के चारों ओर थे बिजली की चमक। हेनरी ने जब इसे देखा तो ये जादुई शक्ति और रहस्यमय ज्ञान से गूंज रहा था, जिसे उसका बुद्धिमत्ता आंकड़ों से रहित दिमाग ठीक से समझ नहीं पाया। शॉकन ग्रिप। स्पर्श से अपनी हथेली से एक शक्तिशाली स्पंदन में बिजली गिराएं। लागत 50 मन पॉइंट्स। मेरे पहले छाप के लिए बुरा नहीं है, हेनरी ने सोचा। उसने लुई को कम से कम एक मंत्र से ज्यादा शक्तिशाली करते देखा था, लेकिन ये देखते हुए कि उसकी लेस दैन अंतर्दृष्टि ग्रेटर दैन उनका विश्लेषण करने में विफल रही थी, वह जो कुछ भी मिला था उससे अपेक्षाकृत संतुष्ट था। इसके अलावा इस समय इसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि उसके पास शॉटगन स्लग लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और अगर डंगॉन छापा जारी रहा तो उसके पास जल्द ही हाइड्रा की जीभ की गोलियां भी खत्म हो जाएंगी। बेशक अभी भी मन पॉइंट्स के खत्म होने का मुद्दा था और ज्यादा पाने का कोई तरीका नहीं था। हम करीब हैं, लुई ने अचानक कहा। क्या? हेनरी ने उलझन में कहा, लेकिन इससे पहले कि लुई खुद को स्पष्ट कर पाता, अगर वह चाहता भी तो डोहटी और भाड़े के सैनिकों ने चलना बंद कर दिया। वे एक बड़े धातु के दरवाजे पर पहुंचे थे और बाकी सभी पीछे लटके हुए थे। डोहटी ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और उस पर हाथ रखा। उसने धीरे धीरे और सावधानी से अपना हाथ सतह पर खींचा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है लड़कों, कुछ लूटने के लिए बैग तैयार करो। जैसे ही उसने बात की, डोहटी ने दरवाजे पर अपना हाथ रगड़ा जैसे कि वह दरवाजा खींचने के लिए हैंडल की तलाश कर रहा हो या कम से कम किसी तरह का की होल जो सक्रियता के स्थान का संकेत दे सके। उसे कोई नहीं मिला, इसलिए जैसे किसी और के पास माना होता है, उसने दरवाजे में माना डाला। एक धीमी सी धड़कन के साथ दरवाजे ने डोहटी के माना पर प्रतिक्रिया की और दरवाजे के किनारों के चारों ओर एक बैंगनी चमक दिखाई दी और फिर एक भयानक क्लिक के साथ यह 1 इंच खुल गया। डोहटी ने दरवाजे को धक्का दिया और जब वह अंदर की ओर मुड़ा तो उसने इशारा किया कि उसके पीछे पीछे कोई आए और वह अंदर चला जाए। जब हेनरी दरवाजे से 1 फुट दूर था तो उसने अपनी नाक सिकुड़ी और जब वह दरवाजे से अंदर गया तो उसकी आंखें जलने लगीं। जब डोहटी ने पहली बार कालकोठरी में कदम रखा था तब उन्हें मौत की जो भी गंध महसूस हुई थी वह इस कमरे में 10 गुना ज्यादा भयानक थी। कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें फर्श से लेकर काफी ऊंची छत तक स्तंभ थे। फर्श पर अजीबोगरीब बेलें लगी हुई थीं, जिन्हें देखकर हेनरी को लग रहा था कि वे हिल रही हैं। इसके अलावा कमरे में चारों ओर बेलें थीं जो शवों के सड़ने की प्रक्रिया में थीं। कुछ के चेहरे आधे छिल गए थे जिससे उनकी काली हड्डियां दिखाई दे रही थीं। कुछ के सॉकेट गायब थे और जिनकी आंखें थीं उनमें पलकें नहीं थीं। अविश्वसनीय, हेनरी ने कहा। अविश्वसनीय, लुइस ने उसके बगल में कहा। चौड़ी आंखों वाले लड़के की कालकोठरी में अस्वाभाविक रुचि को अनदेखा करते हुए इस हद तक कि यह घिनौना प्रदर्शन उसके लिए अविश्वसनीय था, हेनरी ने चारों ओर देखा कि कमरे में और क्या है। कमरे में 3 ताबूत थे और डोहटी का ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। चलो, उसने आग्रह किया, चलो उन्हें खोलते हैं। कैप्टन के रूप में आगे बढ़ते हुए डोहटी ने एक ताबूत की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा और ढक्कन को धक्का देने का मौका भी नहीं मिला, कमरे का दरवाजा धमाके के साथ बंद हो गया। अच्छा नहीं है, भाड़े के सैनिकों में से एक ने स्पष्ट रूप से कहा। उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली
लेकिन जब तलवार उसकी पीठ में घुसी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे! भाड़े के सैनिक ने हथियार छोड़ा और अपने हमलावर का सिर काटने के लिए घूम गया। दुर्भाग्य से बेलें जमीन पर मुड़ गईं और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं, जिससे वह इतनी देर तक नीचे दबा रहा कि तलवार उसकी गर्दन के आर पार हो गई, जिससे उसका सिर जमीन से टकराया और एक बार दो बार उछलकर रुक गया। पवित्र बकवास, एक अन्य भाड़े के सैनिक ने कहा और उसी भाग्य को भुगतने से बचने के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया की। कमरे के चारों ओर सड़ते हुए शरीर जमीन से ऊपर उठने लगे और उनकी छाती के भीतर एक सड़ती हुई हरी चमक चमक उठी। लड़ो! डोहटी चिल्लाया जैसे कि यह कभी सवाल ही नहीं था। एक बार वे मर गए, ठीक है, और मर गए, हम लूट सकते हैं। हेनरी ने देखा कि डोहटी को यकीन था कि सरकोफेग्स में लूट थी। उसने सोचा कि क्या यह अनुभव का मामला था या सिर्फ अनुमान था, लेकिन जल्दी से फैसला किया कि यह उस समय महत्वपूर्ण नहीं था। बिना लेस दैन अंतर्दृष्टि ग्रेटर दैन के भी हेनरी बता सकता था कि सड़ते हुए मरे हुए लोगों का ये झुंड उन कंकालों से एक अलग स्तर पर था जिन्हें उन्होंने यहाँ आने के रास्ते में मार दिया था। उनकी छाती में हरी चमक जादू थी जो बस मुक्त होने का इंतजार कर रही थी। उसने वायलेंट रिटॉर्ट को उसके होलिस्टर से निकाला और अपनी इन्वेंट्री से हाइड्रा का दंत निकाला, ये जानते हुए कि इसकी जरूरत होगी, लेकिन जैसे जैसे क्षय हो रहा था मरे हुए लोग रेंगते हुए आए। हेनरी ने लुई को अपने पास बोलते हुए सुना। यही है, लुई ने कहा। यह क्या है? हेनरी ने पूछा। इस तरह हम आज़ाद होते हैं, लुई ने एक जादू चिल्लाने और बिजली गिराने से पहले कहा, जिससे 3 क्षयकारी मरे हुए लोग उड़ गए। लुई के हमले ने केवल उन 3 में से एक को पूरी तरह से खत्म कर दिया जिन पर उसने हमला किया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी आंखों में पागलपन भरी नज़र के साथ खुशी से मुस्कुराने में बहुत व्यस्त था। कैसे? हेनरी ने उससे पूछा। योजना हमेशा से पागलपन भरी थी और यह अब विशेष रूप से मामला था क्योंकि हेनरी को लगा कि वे इस समय डोहटी की तुलना में कहीं अधिक तत्काल खतरे में थे। डोहटी मरे हुए लोगों पर हमला कर रहा था या कम से कम उन्हें रेडिंग पार्टी के बाकी लोगों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से उनसे दूर रख रहा था। लुई के जवाब का इंतजार करने में बिताए गए दूसरे सेकंड में हेनरी ने हिंसक जवाब पर निशाना साधा और एक गोली चलाई जिसने एक मरे हुए व्यक्ति को उड़ा दिया। उसने चिल्लाया क्योंकि उसका दिमाग मरे हुए लोगों की परेशानियों में चला गया था। ये दर्द ज्यादा था। जिस मरे हुए व्यक्ति को उसने अभी अभी समाप्त किया था वह एक योद्धा हुआ करता था और एक शक्तिशाली प्राणी के विरुद्ध युद्ध में मारा गया था। वही शक्तिशाली व्यक्ति जिसे हेनरी ने अब तक अन्य मरे हुए लोगों की पीड़ाओं से पीड़ित किया था ने उसे प्रकट किया था। जादू से बनाए गए ब्लेडों से बार बार छुरा घोंपा गया और सभी एक बीमार बैंगनी रंग में चमक रहे थे और उसका मन उसके विरुद्ध हो गया था और उसे अंदर से बाहर तक हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मरे हुए व्यक्ति के अंतिम क्षण पीड़ा में बीते। हमेशा की तरह हेनरी लगभग उसी क्षण सामान्य स्थिति में वापस आ गया था जब उसे अंदर खींचा गया था। मारने का इनाम 150 एक्सपी, मरे हुए लोगों की पीड़ा 400 एक्सपी। स्पष्ट रूप से सिस्टम के अनुसार हेनरी जितना अधिक पीड़ाओं से पीड़ित होगा उसे उतना ही अधिक पुरस्कृत किया जाएगा। तभी लुइस ने उसके प्रश्न के उत्तर में उसे वापस चिल्लाया, सरकोफेग्स, मुझे इसे खोलने की आवश्यकता है। क्यों? हेनरी ने पूछा। वह मरे हुओं की मुसीबतों का आदी हो रहा था और बातचीत होने से पहले उस पर नजर रखना उसके लिए काफी आसान था। क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? लुइस ने पूछा। उनमें से एक से शक्तिशाली जादू आ रहा है। वहां है, हेनरी ने पूछा। मुझे ढंग दो, लुइस ने पुकारा और सरकोफेग्स की ओर भागना शुरू कर दिया। रुको, हेनरी ने पुकारने की कोशिश की, लेकिन इस तथ्य के अलावा कि लुइस ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सुनने वाला है। एक मरे हुए व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और उसे तलवार के वार से बचने के लिए एक तरफ झुकना पड़ा। जब उसका हमला विफल हो गया तो मरे हुए व्यक्ति ने अपना घातक मैना छोड़ा जो हेनरी पर एक जोरदार प्रहार के साथ मौत की गंध लेकर आया। उफ, हेनरी ने कुछ फीट दूर जाने पर कहा और जैसे ही उसकी पीठ एक स्तंभ से टकराए उसने लुइस की ओर देखा। लुई सरकोफेग से लगभग 2 फीट दूर था और उसने कुछ हमलावर मरे हुए लोगों को दूर भगाने के लिए अपना शक्तिशाली बिजली का हमला किया था, लेकिन एक लगातार बना रहा और फिर भी उस पर हमला करता रहा। हेनरी ने वायलेंट में आखिरी स्लग के शॉट के साथ उस मरे हुए व्यक्ति को रोक दिया। रिटॉर्ट और एक धमाके के साथ जिसने मरे हुए व्यक्ति की छाती में छेद कर दिया, लुइस ने सरकोफेग्स की अपनी यात्रा पूरी की और अपना हाथ उसके पत्थर के ढक्कन पर रख दिया। ठीक उसी समय मरे हुए व्यक्ति ने, जिसने अपने घातक मैना उछाल से हेनरी को दूर भगाया था, उस पर अपनी तलवार से वार किया। हेनरी ने हमले को टाल दिया, अपनी इन्वेंट्री में हिंसक रिटॉर्ट भेजा और मरे हुए व्यक्ति की छाती में अपनी हथेली पटक दी। चौंकाने वाली पकड़, हेनरी की हथेली से बिजली चमकी और मरे हुए व्यक्ति की सड़ती हुई छाती में एक शक्तिशाली स्पंदन के साथ चमक उठी। बिजली ने मरे हुए व्यक्ति के चमकते हुए शक्ति स्रोत को बिंदु रिक्त सीमा पर मारा और इतनी शक्तिशाली रूप से स्पंदित हुई कि उसकी बीमार जादुई ऊर्जा तब तक प्रचंड होती रही जब तक कि शक्ति स्रोत उसके क्षयकारी सीने में विस्फोट नहीं हो गया।
हेनरी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि उसके हाथों में मंत्र क्या करने में सक्षम था, और अगर उसका दिमाग एक और मरे हुए व्यक्ति के दुख में नहीं खींचा गया होता तो वह इसके प्रमाण के रूप में कुछ कहता। मारने का इनाम 150 एक्सपी। मरे हुए व्यक्ति का दुख 400 एक्सपी। जब वह सामान्य स्थिति में वापस आया तो उसके चारों ओर और भी मरे हुए व्यक्ति थे। सभी ने मैना उछाल को मुक्त कर दिया, और चाहे वह लक्ष्य था या नहीं, वह उनसे टकरा गया और उसे दूर भागने से बचने के लिए अपने घुटनों को लॉक करना पड़ा। तभी हेनरी ने देखा कि डोहर्टी ने जिस फाइटर से मुकाबला करवाया था उसने एक मरे हुए व्यक्ति के पेट में भाला घोंप दिया और फिर एक तरह की युद्ध पुकार लगाई, जैसे उसने 3 और लोगों को धक्का दिया और भाले से वार किया, इससे पहले कि वह एक शक्तिशाली ऊपर की ओर वार करता जो उन्हें काट देता। ये शक्ति का एक भयानक प्रदर्शन था जिसे पूरी तरह से उसके अपने मनसर्ज द्वारा समर्थित किया गया था। हेनरी ने शक्तिशाली प्रदर्शन को देखकर पलकें झपकाईं और उसके होंठ इस विचार से फड़क उठे कि अगर उस फाइटर ने उनके स्पा को सही मायने में पिटाई करने का मौका दिया होता तो वह कितना घायल हो सकता था। बेशक जब वह देख रहा था तो हेनरी ने देखा कि फाइटर अपनी जांघ में तलवार से कट गया, एक ऐसा घाव जो इतना गहरा और इतना दर्दनाक था कि उसने उसे अपने घुटनों पर ला दिया। फाइटर ने चिल्लाया और फिर उसने मरे हुए व्यक्ति को एक तरफ धकेलने के लिए अपने भले का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी पीठ पर एक वार हुआ क्योंकि वह मुड़ने में बहुत धीमा था। फाइटर जितना ताकतवर था उसकी कमजोरी उसकी गति थी, और अगर उसके पास कोई तरकीब नहीं होती तो वह वहीं पर एक दुखद अंत का सामना कर सकता था। एक चीख के साथ जो दहाड़ की तरह लग रही थी, फाइटर ने अपने मन को एक तेज धड़कन के साथ छोड़ दिया जो उसके अंदर से लहरों की तरह बह रही थी। उस पर हमला करने वाले मरे हुए जीवों पर प्रहार किया और उन्हें दूर रखा ताकि उसके पास एक को अपने भले के शाफ्ट से पूरी तरह से दूर करने और एक तरह का चीरा बनाने के लिए पर्याप्त समय हो जिससे दूसरा खुल जाए। ये सब 2 मिनट या उससे भी कम समय के भीतर हुआ था, इससे पहले कि हेनरी को अपनी ओर तलवार के वार से बचने के लिए दूर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उसने मरे हुए की छाती में एक लेस दैन एसिडिक दहन ग्रेटर दैन शॉट मारा और फिर उसे दूर फेंक दिया, ये जानते हुए कि आगे क्या होने वाला था। निश्चित रूप से मरे हुए की छाती एसिडिक दहन की भयानक चमक से फूल गई और यह धमाकेदार टुकड़ों में फट गई जो मरे हुए और मनुष्यों दोनों पर समान रूप से छिटक गए। हेनरी ने बहुत सावधानी से यह तय किया था कि किस दिशा में मरे हुओं को लात मारनी है। भाड़े के सैनिक पास ही लड़ रहे थे, इसलिए उसने मरे हुओं को उनकी दिशा में भेजा और यह उन पर और उनके मरे हुए विरोधियों पर था जिस पर एसिड की तीखी धारें छलक रही थीं। लगभग एक साथ भाड़े के सैनिक चिल्ला रहे थे क्योंकि एसिड उनके शरीर में घुस रहा था। उनके मांस को खाने से उनका दर्द कम हो रहा था और वे एसिड के घावों को ठीक करने या बढ़ने से रोकने में पूरी तरह से असमर्थ थे। दूसरी ओर जिन मरे हुओं पर तीखी धारें छलक रही थीं उन्हें उतना दर्द नहीं हुआ। वे मरे हुए थे, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वे आगे बढ़े और हमला किया, अपनी तलवारों से 2 भाड़े के सैनिकों को घायल कर दिया जो दर्द से कराह रहे थे और खुद का बचाव करने में असमर्थ थे। इसका एकमात्र अपवाद मरे हुए लोग थे जो दुर्भाग्य से एसिड के छींटे उनके चमकते हुए शक्ति स्रोतों पर पड़ गए थे। एसिड ने उनके बीमार जादुई स्रोत को इस तरह से नष्ट कर दिया कि उनकी हरकतें सुस्त हो गईं, जिससे वे भाड़े के सैनिकों के लिए आसान लक्ष्य बन गए, जो या तो एसिड की चपेट में आने से बचने के लिए भाग्यशाली थे या दृढ़ इच्छाशक्ति वाले और इतने होशियार थे कि एसिड के उनके मांस को खा जाने और उनकी हड्डियों में धंस जाने के दौरान उनके दर्द को सुन्न कर दिया और उनकी कराह को दबा दिया। मारने का इनाम 150 एक्सपी। मरे हुए लोगों की मुसीबत 400 एक्सपी। हेनरी को अभी अभी एक और मरे हुए लोगों की मुसीबत का सामना करना पड़ा था, और जैसे ही उसने खुद को वास्तविकता में वापस पाया और अपने एक्सपी पुरस्कारों की अधिसूचना को बंद कर दिया, हेनरी ने लुइस की ओर देखा जो सरकोफेग्स के पत्थर के ढक्कन पर अपने हाथ चला रहा था। मरे हुए लड़ाके लुइस के पास आ रहे थे, लेकिन वह उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसका ध्यान सरकोफेग्स को खोलने पर था। बेशक दूसरा कारण जिसके चलते उसने उन पर ध्यान नहीं दिया वह ये था कि उसने हेनरी से कहा था कि वह उसे विशेष रूप से कवर करे ताकि वह अपने वर्तमान कार्य पर पूरा ध्यान दे सके। बकवास, हेनरी ने हाइड्रा के डंक की ओर इशारा करते हुए कहा। अपने निशानेबाजी कौशल के साथ हमेशा की तरह सक्रिय, उसने कई क्षयग्रस्त मरे हुओं की पीठ में सटीक शॉट्स की एक राउंड फायर की। हेनरी ने अर्थपूर्ण तरीके से शूट करने के लिए अपनी जगह चुनी। वह लेस दैन अम्लीय दहन ग्रेटर दैन का उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि परिणामी दहनशील विस्फोट ने लुई को कुछ सेकंड में मारने के लिए पर्याप्त टुकड़ों में डुबो दिया होता, इसलिए उसे लेस दैन सुन्न करने वाला शॉट ग्रेटर दैन का उपयोग करना पड़ा, जो कि कमजोर होते हुए भी एक जादुई शॉट था जो निश्चित रूप से मरे हुओं को नुकसान पहुंचा सकता था, भले ही सामान्य शीशे की गोलियां विफल हो जातीं। अब जाहिर है चूंकि लेस दैन सुन्न करने वाली गोली ग्रेटर दैन में लेस दैन अम्लीय दहन ग्रेटर दैन की तुलना में कम आक्रमण शक्ति थी और हेनरी को यह भी नहीं पता था कि मरे हुए लोग लकवाग्रस्त भी हो सकते हैं या नहीं, इसलिए उसे अपनी गोली उन जगहों पर चलानी थी जहां उनके शक्ति स्रोत थे, इसलिए उसने उनकी पीठ पर जगह चुनी। निश्चित रूप से गोलियों ने मरे हुए लड़ाकों की पीठ को चीर दिया, उनके चमकते हुए शक्ति स्रोतों को छेद दिया जिससे वे जल्दी से नीचे गिर गए, पूरी तरह से स्थिर हो गए।
उनके सड़ते हुए बेकार शवों से लेस देन सुन्न करने वाली गैस ग्रेटर देन का हरा बादल उठने लगा, और यह महसूस करते हुए कि लुई लकवा से किसी भी तरह से प्रतिरक्षित नहीं हो सकता, हेनरी ने पुकारा, लुई, अपनी सांस रोको। ठीक उससे पहले जब वह मरे हुए लोगों की मुसीबतों से जकड़ा हुआ था। किल रिवॉर्ड 150 एक्सपी। अनडेड वियोग 400 एक्सपी। किल रिवॉर्ड 150 एक्सपी। अनडेड वियोग 400 एक्सपी। किल रिवॉर्ड 150 एक्सपी। अनडेड वियोग 400 एक्सपी। अधिसूचना को अनदेखा करते हुए और अब अंतिम वियोग के दृश्यों से बाहर निकलते हुए हेनरी आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने लुइस और सरकोफेग्स की ओर मुश्किल से 5 कदम ही बढ़ाए थे कि उसे एहसास हुआ कि फर्श में लताएं उसके पैरों के चारों ओर घूम रही थीं। वह इतनी देर तक एक जगह पर नहीं रुका कि वे उसे घुमा सकें और उसे अपनी जगह पर बनाए रख सकें, लेकिन उन्होंने उसे लड़खड़ाने और धीमा करने का कारण बना दिया। इस बीच लुइस ने हेनरी की चीख नहीं सुनी और अपनी बड़ी आंखों से उपलब्धि के गर्व के साथ चमकते हुए उसने चिल्लाया, मुझे मिल गया। सरकोफेग्स के ढक्कन के किनारों पर रहस्यमयी प्रतीक थे और रहस्यमयी प्रतीकों के बारे में उनकी सीमित जानकारी के कारण लुई को उन्हें समझने में कुछ समय लगा। प्रतीकों ने सरकोफेग्स को खोलने के लिए आवश्यक एक पास वाक्यांश बनाया और अपने हाथ से अपने मन को मुक्त किया और इसे पत्थर के ढक्कन में डाला ताकि यह एक भयानक बैंगनी चमक के साथ चमक उठे। लुई ने कहा, शक्ति के परीक्षण में हम अपनी योग्यता साबित करेंगे। सरकोफेग से निकलने वाली एक शक्तिशाली नाड़ी पूरे कमरे में फैल गई और एक जोरदार निष्कासन के साथ ढक्कन एक धमाके के साथ उड़ गया। नाड़ी के साथ साथ शूट ऑफ के बल ने लुई को उसके गधे पर गिरा दिया, जहां उसने देखा उसकी आंखों में अभी भी विस्मय की चमक के साथ एक ममीकृत हाथ सरकोफेग से बाहर निकला और उसके किनारों को पकड़ लिया और एक आकृति उसमें से बाहर निकली। सभी जगह सड़ते हुए मरे हुए लोगों के विपरीत यह मरा हुआ व्यक्ति कहीं अधिक बरकरार दिख रहा था। भले ही त्वचा सूख गई हो और हड्डियों पर फैली हो, फिर भी उसका चेहरा था। किसी भी तरह की चरमराहट, सरसराहट या रेंगने की आवाज के बिना वह बहुत ही शालीनता से ताबूत से बाहर खड़ा था और उन सभी को काली आंखों से संबोधित कर रहा था जिनकी पुतलियां नहीं थीं। आह, अभी और परीक्षा देनी है, ममीकृत मरे हुए ने गहरी आवाज में कहा, जिसमें शक्ति और बुद्धिमत्ता थी जो अब तक अन्य मरे हुए हेनरी में नहीं थी और अन्य लोगों ने उसे खत्म कर दिया था। ममीकृत मरे हुए ने सिर हिलाया और अपने हाथ की मुट्ठी से एक भाला ताबूत से बाहर निकला और उसके हाथ में आ गया। जैसे ही उसने उस गहरी धड़कती आवाज में कहा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो और मैं तय करूंगा कि क्या तुम में आगे बढ़ने की क्षमता है। हेनरी ने उस मरे हुए प्राणी पर नजर रखी जो अभी अभी सरकोफेग से बाहर निकला था। जैसे ही वह करीब आया और लुइस की शर्ट के पीछे से उसे लेस देन सुन्न करने वाली गैस ग्रेटर दैन के हरे बादल से दूर खींचने के लिए पकड़ लिया। हेनरी, लुइस ने मुस्कुराते हुए पुकारा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह हिल नहीं सकता तो उसकी मुस्कान फिसल गई। अरे क्या है, ये क्या है, मुझे क्या हो रहा है? वह हरा बादल किसी को भी लकवाग्रस्त कर देता है जो इसे सांस में लेता है, हेनरी ने कहा। क्या? लुइस ने अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा। मैंने तुम्हें अपनी सांस रोकने के लिए कहा था, हेनरी ने उसे याद दिलाया। ओह हाँ हाँ, तुमने ऐसा किया, तो यही कारण था, लुइस ने कहा और स्पष्ट रूप से शांत हो गया। हाँ, यही कारण था, हेनरी ने कहा कि उसे यह थोड़ा दिलचस्प लगा कि लुइस लकवाग्रस्त होने से कहीं बेहतर तरीके से पीड़ित हो रहा था जितना उसने पहले कभी किसी को देखा था। ये स्थायी नहीं है ना? लुइस ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हेनरी ने उससे कहा, यह कुछ समय में खत्म हो जाएगा। अगर तुम कर सकते हो तो अपना मन प्रसारित करो, मैंने सुना है कि इससे मदद मिलती है। ओह ठीक है, लुइस ने कहा और उसके चेहरे पर कुछ हद तक एकाग्रता के साथ उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। इस बीच हमें उस चीज से दूर रहना चाहिए, हेनरी ने ममीफाइड अनडेड की ओर इशारा करते हुए कहा जो अभी अभी सरकोफेग से बाहर निकला था। ओह, ये हमारे लिए नहीं आने वाला है, लुइस ने शांति से कहा। रुको, सच में? हेनरी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, लुइस ने सिर हिलाते हुए कहा, लेखन में प्रतिनिधि या ऐसा कुछ कहा गया था। ये प्रतिनिधि से लड़कर उसका परीक्षण करेगा। हेनरी ने अपनी भौहें सिकुड़ी। थोड़ा अस्पष्ट लगता है, यह अभी भी हमें चुन सकता है। लुइस ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि यह चुनाव का मामला है, उसने धीमी आवाज में कहा। और अगर ऐसा था भी तो आपको लगता है कि दोहटी इसे हमारे ऊपर छोड़ देगा? हेनरी ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी दोहटी ने अपनी तलवार को एक क्षयकारी मरे हुए प्राणी की छाती में घुसा दिया। उसके बाद उसने मैना का एक जोरदार विस्फोट किया जिससे प्राणी की छाती की गुहा चकनाचूर हो गई। आह, ममीकृत मरे हुए प्राणी ने अपनी काली आंखों से प्रदर्शन पर कहा, जबकि उसका हाथ अपने भाले के चारों ओर मुड़ा और खुला हुआ था। एक बढ़िया चुनौती। दोहटी ने प्राणी को हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए देखा। इसमें कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा, ये बात कर सकता है। उसने इस पर कुछ और सोचा और फिर अपना सिर हिलाते हुए लड़ने की मुद्रा में आ गया। बह, इसे भूल जाओ, मैं दूसरों की तरह तुम्हें भी छुरा मार दूंगा, उसने कहा और उसका मन उमड़ पड़ा। ममीकृत आकृति ने सिर हिलाया।
एक बढ़िया संकल्प, एक योद्धा के लिए उचित। क्या हम उचित रीति रिवाज का पालन करें और परिचय से शुरुआत करें? उसने पूछा। डोहटी ने कंधे उचकाए। ठीक है, मैं डिक डोहटी हूँ। तुम क्या हो? मैं, ममीकृत मरे हुए ने शुरू किया, मैं कोई नहीं हूँ। पिछले सालों में मुझसे मत पूछो कि कितने समय तक, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं महान हो सकता था और मैं साधारण भी हो सकता था। फिर से, मुझे नहीं पता। मैं अब जो हूँ, वह एकमात्र प्रतिध्वनि है जिसका कर्तव्य केवल आप जैसे बेहतरीन चुनौती देने वालों की क्षमता का परीक्षण करना है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आप आगे बढ़ने के योग्य हैं या नहीं। डोहटी ने उपहास किया। इतना सब और तुम नाम नहीं बता सकते? उसने पूछा। मैंने तुम्हें अपना नाम बताया। मैं एक प्रतिध्वनि हूँ। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, एको, ममीकृत मरे हुए ने कहा। ठीक है तो, अब जबकि हमने ये काम पूरा कर लिया है, डोहटी ने कहा और उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई क्योंकि वह अपनी तलवार को एको की छाती पर मारने के लिए आगे बढ़ा। डोहटी ने आज कई शक्ति स्रोतों पर प्रहार किया था और जबकि एको की छाती में एक भी चमक नहीं थी, उसे विश्वास था कि वह अभी भी वहां होगी। तारांकन क्लैंग, तारांकन। एको ने अपना भला घुमाया और डोहटी की तलवार को एक तरफ गिराने के लिए उसके शाफ्ट का इस्तेमाल किया और फिर उसे एक अपरकट से मारा जिससे फाइटर वापस उड़ गया और कमरे में मौजूद दूसरे सर्कोफेग्स में से एक पर गिर गया। अब जब लड़ाई शुरू हो गई थी, हेनरी इस पर ध्यान देना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि बैलें उसके ऊपर रेंग रही हैं और उसके और लुइस के शरीर के चारों ओर लिपट रही हैं। हेनरी, लुइस ने उसे पुकारा क्योंकि उसकी चौड़ी आंखें मुड़ी हुई बेलों का पीछा कर रही थीं, उसका शरीर अभी भी काम करने के लिए लकवाग्रस्त था। हाँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ, हेनरी ने कहा और उसने अपने हाथ में जादुई ऊर्जा को बुलाया ताकि वह बिजली के साथ चमकने लगे। चौंकाने वाली पकड़। सामान्य ज्ञान के अनुसार बिजली जलती है, इसलिए हेनरी ने फैसला किया कि मंत्र सबसे अच्छा उपकरण है जिसका उपयोग वह एक साथ सभी बेलों से छुटकारा पाने के लिए कर सकता है। उसने अपनी हथेली को एक बेल पर पटका और उसने जो बिजली छोड़ी, उसकी धारा जाल के साथ प्रवाहित हुई, बेलें बनने लगी, उन्हें लंगड़ा कर दिया और उनके और लुइस के शरीर से गिरने पर उन्हें सुलगने लगा। बेशक, बेलें उनके शरीर के इतने करीब होने के कारण दोनों को बिजली का भी सामना करना पड़ा। हेनरी ने हिट पॉइंट भी खो दिए। आपने 2 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 78/180। यह एक छोटा नुकसान था लेकिन फिर भी एक नुकसान था। हेनरी, लुइस ने धीरे से कहा, बिजली गिरने के बाद और उसके हाथों में संवेदना आने लगी थी। हेनरी ने पूछा, क्या तुमने अभी जादू का इस्तेमाल किया? मैंने किया। क्या वह शॉकन ग्रिप थी? लुइस ने पूछा। ये थी, हेनरी ने कहा। लुइस ने हेनरी के उत्तर पर कुछ देर विचार किया, फिर उसने एक प्रश्न पूछा। क्या तुम जादूगर हो? नहीं, लुइस, मैं नहीं हूँ, हेनरी ने उत्तर दिया। तो फिर कैसे? थोड़ा जटिल है और अभी समय नहीं है, हेनरी ने प्रश्न को बंद करने के लिए कहा क्योंकि उसने अपना ध्यान उस लड़ाई पर वापस लौटाया जो मायने रखती थी और अपनी आंखों में जादुई ऊर्जा को बुलाया। लेस दैन इनसाइट लव दशमलव 2 ग्रेटर दैन को सक्रिय करना। उसकी आंखें लेस दैन इनसाइट ग्रेटर दैन के विश्लेषण जादू से चमक उठीं और एक पल के बाद जब कौशल ने डोहटी और एको दोनों को पीछे छोड़ दिया तो इसने आंकड़ों की सीधी तुलना के लिए एक साथ 2 स्क्रीन दिखाईं। नाम, डिक डोहटी। जाति, मानव। वर्ग, लड़ाकू। नौकरी, भाड़े का सैनिक। स्वास्थ्य, 240। मन, 200। ताकत, 85। चपलता, 50। सहनशक्ति, 46। तारांकन टिप्पणी, एक भाड़े का सैनिक जिसने तलवार से अपनी क्षमता को निखारने में वर्षों बिताए हैं। मारने योग्य लेकिन आंकड़े इतने अच्छे हैं कि सावधानी बरतने की सलाह दी जानी चाहिए। नाम, एको। नौकरी, मेटल टेस्टर। स्वास्थ्य, 240। मन, 200। शक्ति, 85। चपलता, 50। सहनशक्ति, 46। तारांकन टिप्पणी, एक एको। रुको, हेनरी ने बड़बड़ाते हुए कहा, आंकड़े वही हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लुइस ने उलझन में पूछा। अब लकवा दूर हो गया था और वह अपना शरीर हिला सकता था, इसलिए जब हेनरी ने उसे जवाब नहीं दिया तो उसने दूसरा सवाल पूछा। तुम्हारा मतलब आंकड़े से क्या है? हेनरी ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि जब वह एको की स्टेट स्क्रीन और साथ ही रिमार्क्स को देख रहा था तो उसे कुछ समझ में आने लगा था। एको, डोहटी जो कुछ भी करने में सक्षम था, एको भी एक आदर्श प्रतिकृति में सक्षम था जिसे बेहतर बनाया जा सकता था। तारांकन क्लैंग क्लैंग क्लैंग। अपने हथियारों के साथ कई बार हुई झड़पों में डोहटी को एहसास होने लगा था कि हेनरी ने लेस दैन इनसाइड ग्रेटर दैन के साथ क्या खोजा है। ये ताकत, डोहटी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसकी तलवार और एको के भाले एक गतिरोध में मिले, ये बिल्कुल मेरी ताकत है। क्या तुम मुझे रोक रहे हो? एको के ममीकृत चेहरे पर कोई भावना नहीं थी क्योंकि यह कह रहा था, मैं रोकने की अवधारणा से अपरिचित हूँ। तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारे पास बस इतना ही है? डोहटी ने एक बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हारे खिलाफ, ये मेरे पास बस इतना ही है, एको ने कहा। डोहटी ने फिर हंसते हुए कहा, हा 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 हा,
अगर तुम्हें लगता है कि मुझे हराने के लिए मेरी ताकत से मेल खाना ही काफ़ी है तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। इसके साथ ही डोहर्टी ने मन की एक लहर छोड़ी जो शक्तिशाली मेहराबों में उसके अंदर से निकली, और इसके केंद्र में उसने अपनी तलवार को इको की गर्दन पर निशाना बनाकर गतिरोध से दूर जाने के लिए एक प्रभावशाली पैंतरेबाजी की। तारांकन धमाका। तारांकन। लगभग विस्फोटक लगने वाले संपर्क के साथ इको ने एक बीमार मन की लहर छोड़ी जो मेहराबों में बहकर डोहर्टी से टकराए। दो मन की लहरों ने एक दूसरे को रद्द कर दिया और डोहर्टी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसकी तलवार हवा में कट गई और एक भाले की नोक उसके चेहरे पर लगी। लानत है, उसने कहा और कुछ कदम पीछे हट गया, अपने और इको के बीच दूरी बनाते हुए, लेकिन उसकी आंखें भय से और भी चौड़ी हो गईं क्योंकि भाले की नोक उसका पीछा कर रही थी, उसके सिर को भेदने के लिए अथक प्रयास कर रही थी। अपनी तेज छलांग के बाद अभी भी कुछ हद तक हवा में, डोहर्टी अभी भी चकमा देने की कोशिश करने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं था, लेकिन उसकी तलवार अभी भी उसके हाथ में थी, इसलिए निश्चित रूप से उसने भाले की नोक को अपने चेहरे से दूर करने के लिए एक वार किया। वह कुछ हद तक वार की दिशा बदलने में कामयाब रहा, लेकिन यह उसके गाल को चीरता हुआ एक बड़ा घाव बना रहा था, जिससे खून बह रहा था और उसके चेहरे का एक हिस्सा लाल हो गया था। दर्द से अपने दांत पीसते हुए डोहर्टी ने एक अवसर देखा। बेलकालीन वाले फर्श पर भाले के गिरने की थोड़ी दबी हुई खटपट की आवाज के साथ रेडिंग पार्टी के कप्तान को एहसास हुआ कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास अब कोई हथियार नहीं है। इसलिए जैसे ही उसका पैर जमीन पर लगा, उसने अपने घुटनों पर जितना हो सका उतना जोर लगाया और अपनी तलवार को इको पर वार करने के लिए इस्तेमाल किया। वह इको से 1 फीट दूर था जब उसने देखा कि मरे हुए ने अपना हाथ उठाया और उसे जकड़ लिया। पहले तो डोहर्टी इस हरकत से भ्रमित हो गया और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सुना कि उसके पीछे हवा में कुछ हिंसक रूप से चल रहा है। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी और वह जल्दी से किनारे हो गया। दुर्भाग्य से डोहर्टी के लिए पीछे से आ रही वस्तु उसकी चपलता से कहीं अधिक तेज थी और एक चीख के साथ जो एक कराह में बदल गई, उसने महसूस किया कि एक नुकीली नोक उसके बाजू में कट गई और 1 या 2 पसलियां टूट गईं। भाड़ में जाओ, डोहर्टी ने गुस्से में कहा, जैसे उसकी पीड़ा भरी चीख उसके दर्द और झुंझलाहट को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तारांकन धमाका। डोहर्टी को काटने वाली वस्तु निश्चित रूप से इको का भाला था। मरे हुए ने हथियार को वापस अपने कब्जे में ले लिया था और एक कुशल स्पिन और एक भावहीन ममीकृत चेहरे के साथ उसने डोहर्टी पर निशाना साधा और वार करने के लिए आगे बढ़ा। डोहर्टी ने एक वार को चिल्लाते हुए टाल दिया। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा जोश सराहनीय है, इको ने कहा और अपना भाला पीछे खींच लिया, मुड़ गया और डोहर्टी पर एक और वार किया, साथ ही कहा, यह अच्छा है, आखिरकार परीक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है। हेनरी लड़ाई में अपना पूरा ध्यान देना चाहता था, लेकिन उसे अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमानी पड़ी और उन कई सड़ते हुए मरे हुओं पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा जो उसके और लुइस पर आ रहे थे। लुइस ने अपने स्टाफ को घुमाया और एक मरे हुए को एक तरफ गिराने की कोशिश की, लेकिन उसके स्टाफ को मरे हुए ने पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचने के लिए इस्तेमाल किया ताकि वह उसके सिर पर अपनी तलवार घुमा सके। लुई ने समय रहते एक मंत्र का उच्चारण किया और बिजली उसके स्टाफ से निकलकर मरे हुए के शरीर में घुस गई, जिससे एक क्षणिक स्तब्धता पैदा हुई, जिससे वह अपने स्टाफ को मुक्त कर सका और फिर उसे मरे हुए के सड़ते हुए पेट में घुसा दिया, जबकि उसने एक और मंत्र का उच्चारण किया, जिससे और भी अधिक शक्तिशाली बिजली निकली, जिसने उसके पेट में एक शक्तिशाली छेद कर दिया। जैसे ही मरे हुए पीछे की ओर झुके, लुई ने एक लंबा मंत्र जपते हुए अपने स्टाफ को जमीन पर मारने से पहले कई मरे हुए लोगों पर बिजली की चिंगारी से कई टैंडल्स को बेतरतीब ढंग से निशाना बनाया। ओह, लुई ने उसके बाद कहा और जमीन पर गिर गया। उसका मन समाप्त हो गया था, लेकिन उससे भी अधिक उसका शरीर बार बार मंत्रों के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा था। एक मरे हुए व्यक्ति ने अपनी तलवार उठाए और इससे पहले कि लुई बचाव में अपने स्टाफ को कमजोर रूप से उठा पाता, हेनरी ने छलांग लगाई और मरे हुए व्यक्ति को लात मारी और फिर उसके सीने पर गोली चलाई। लेस देन रीलोड ग्रेटर दैन। हेनरी ने अपनी बंदूक पर नीली चमक को सरकाने और उसे गोलियों से भरने में कामयाबी हासिल की, इससे पहले कि वह एक मरे हुए शोक में फंस जाता। मारने का इनाम 150, मरे हुए शोक 400। एक बार जब उसने इसे दूर कर दिया तो हेनरी ने हाइड्रा का डंक उठाया और कुछ गोलियां चलाईं। उसके ज्यादातर सफल शॉट लक्ष्यों पर लगे थे क्योंकि ध्यान उस पर नहीं था, और कभी कभी इसलिए क्योंकि उसने पहले से उन्हें अचेत करने के लिए कुछ किया था या उसने बस पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली चलाई थी। हालांकि मरे हुए लोगों के इस समूह की आंखें बेजान होने के बावजूद उस पर थीं, और अपने बीमार माने के उछाल के साथ वे उसकी गोलियों को चकमा दे रहे थे और कभी कभी उन्हें विक्षेपित करने में कामयाब हो रहे थे क्योंकि वे उस क्षेत्र से टकराने के लिए उसके करीब आ रहे थे, जिससे उनका माना उनके शरीर के चारों ओर बनना शुरू हो गया था। हेनरी ने लहर के खिलाफ अपनी जमीन पर डटे रहे और जब वह गुजरी तो उन्होंने चतुराई से तलवार के वार को टाल दिया, केवल खुद को दूसरे वार के रास्ते में लाने के लिए। हेनरी ने कहा, ब्लेड ने उसके बाजू के उस हिस्से को काट दिया जिसे उसका चमड़े का कवच सुरक्षित नहीं कर रहा था। आपने 30 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट
48/180। जब हेनरी उस दर्द को सह रहा था, तब तीसरे मरे हुए हमलावर ने अपनी तलवार से और भी शक्तिशाली वार किया, जिससे हेनरी की छाती पर तिरछा घाव हो गया। इस हमले ने हेनरी की बंदूक की बेल्ट को 2 भागों में काट दिया, चमड़े के कवच में एक लंबा घाव कर दिया, बैग के पट्टे को काट दिया, जिसे वह अपने बाकी साथी कफ पहनने वाले भाइयों की तरह लूट ले जाने के लिए पहनता था, और अंत में, और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने उसकी त्वचा को काट दिया गहराई से। हेनरी, लुइस ने पीछे से पुकारा। हेनरी ने मुश्किल से पुकार सुनी। उसने अपनी खुद की दर्द भरी चीख भी मुश्किल से सुनी। आपने 40 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 8/180। हालांकि उसने अपने खोए हुए हिट पॉइंट के बारे में सिस्टम की अधिसूचना देखी और उसे यकीन था कि अगर उसने चमड़े का कवच नहीं पहना होता तो यह और भी बुरा होता, भले ही यह अप्रभावी कवच था। वैसे भी, वार ने हेनरी को इतनी ताकत से मारा था कि वह कई फीट दूर उड़ गया था, और अगर उसने अपने घुटनों को लॉक नहीं किया होता तो वह उड़ जाता। उसके पूरे शरीर के उड़ने के बजाय हेनरी के ऊपरी शरीर ने ही एक पैर को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर जोर से झुकाया। लेकिन फिर, उसकी आंखों में एक दृढ़ नज़र और इस बात की जागरूकता के साथ कि मरे हुए लोग एक और हमला करने वाले थे जो निश्चित रूप से उसे मार देगा, हेनरी ने अपना उठाया हुआ पैर जमीन पर रख दिया, जिससे उसकी मुद्रा सीधी हो गई। वह तीनों को इतना करीब से पकड़ सकता था कि वह चूक नहीं सकता था। चौंकाने वाली पकड़। बिजली से चार्ज की गई अपनी हथेली से हेनरी ने इसे मरे हुए लोगों की छाती पर मारा, जिसकी नाड़ी इतनी शक्तिशाली साबित हुई कि वह उसके बीमार जादुई स्रोत को नष्ट कर सकता था। उसी समय उसने हाइड्रा के डंक पर निशाना साधा और दूसरे के पेट में एक लेस दैन एसिडिक दहन ग्रेटर दैन शॉट दागा, इससे पहले कि वह उसे दूर ले जाए ताकि वह उससे दूर अम्लीय टुकड़ों में फट जाए। अपनी ऊर्जा को बुलाते हुए लुइस ने एक बिजली का प्रहार किया जिसने तीसरे मरे हुए को चौंका दिया और एक ही वार में उसके शक्ति स्रोत को तोड़ दिया। हेनरी को उन 2 मरे हुए लोगों की मुसीबतों में घसीटा गया जिन्हें उसने अभी अभी खत्म किया था, और जब वह वापस आया तो उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। थकान के कारण वह कई बार सांसें ले रहा था और अचानक से उसे जकड़ लिया। किल रिवार्ड 150 एक्सपी। अनडेड विपत्तियां 400 एक्सपी। किल रिवार्ड 150 एक्सपी। अनडेड विपत्तियां 400 एक्सपी। आपने लेवल अप कर लिया है। आप अब लेवल 19 पर हैं। हिट पॉइंट अधिकतम बढ़कर 190 हो गया। हिट पॉइंट 18/190। मैना पॉइंट अधिकतम बढ़कर 300 हो गया। लेवल अप से अभी अभी मिले अतिरिक्त 10 हिट पॉइंट के बावजूद हेनरी की दृष्टि अभी भी लाल रंग की थी। और फिर एक चीख सुनाई दी जिसने पूरे कमरे को हिला दिया। जो कोई भी अनडेड के खिलाफ लड़ाई में उलझा नहीं था, उसकी आंखें डोहटी और इको ममीकृत अनडेड के बीच की लड़ाई पर टिक गईं। इको ने अपना भाला डोहटी के पेट में घुसा दिया था और उसे दीवार से चिपका दिया था। डोहटी की तलवार उससे कुछ फीट दूर जमीन पर पड़ी थी, जबकि वह भाले की शाफ्ट को इस तरह से पकड़ रहा था मानो उसे अपने शरीर से बाहर धकेलना चाहता हो। उसने खून थूका और धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अब वह जितना कमजोर था, वह अपनी ताकत का विरोध करने में असमर्थ था। देखिए, इसी तरह के आंकड़े इको के लिए फायदेमंद थे, डोहटी के लिए नहीं। एक मरे हुए व्यक्ति के रूप में इको थक नहीं सकता था और उसका मन अनंत लगता था। वह अपने हथियार को भी वापस बुला सकता था, जो एक बहुत बड़ा फायदा था क्योंकि उसके पास एक भाला था जिसे फेंकना ही था। तुम असफल हो गए। तुम्हारी हिम्मत में बहुत कमी है, इको ने एक ऐसे लहजे में कहा जो लगभग निराश करने वाला लग रहा था। चुप रहो, डोहटी कमजोर आवाज में कहने में कामयाब रहा। इको ने उसे भावहीनता से देखा और एक शक्तिशाली झटके के साथ उसने अपना भाला उठाया और डोहटी को 2 टुकड़ों में काट दिया ताकि उसका बेजान शव बेल से ढके फर्श पर गिर जाए। टुकड़े टुकड़े हो गया। इको ने अपने भाले से खून और अंतड़ियों को झाड़ दिया और फिर कमरे में मौजूद अन्य लोगों का सामना करने लगा जैसे ही वह डोहटी के शरीर से दूर चला गया। अगला कौन है? उसने पूछा, जबकि उसकी काली आंखें चुनौती देने वाले की तलाश में कमरे में थीं। कौन आगे आएगा और अपनी हिम्मत की परीक्षा लेगा? अभी भी जीवित 3 भाड़े के सैनिकों ने सांस रोकी। अगर डोहटी विफल हो जाता तो क्या वे बच पाते? लेकिन फिर इको ने झटका खाया क्योंकि कुछ उसकी दिशा में आ रहा था। इसने संभावित चुनौती देने वाले का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली मैना क्षेत्र तैयार किया, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया। हेनरी को नहीं पता था कि क्या वह उस समय इको को गोली मार सकता था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह डोहटी के फटे हुए शरीर के पास पहुंचा और उसकी कलाई पर कमांड कफ को पकड़ लिया। कमांड कफ, अब इसे चलाने के लिए सक्षम शरीर की कमी थी। हेनरी के स्पर्श पर प्रतिक्रिया की और रहस्यमय प्रतीकों के साथ चमक उठा। रिलीज। हेनरी ने कहा कि उसे यकीन नहीं है कि यह आवश्यक आदेश था या नहीं। तारांकन क्लिक। क्लिक की आवाज़ कई हथकड़ियों से आई थी, लेकिन वे एक साथ इतनी जोर से सुनाई दी कि यह एक ही आवाज़ के रूप में निकली। रेडिंग पार्टी के हर सदस्य की कलाई पर हथकड़ियां खुल गईं और ज़मीन पर गिर गईं, जिससे आज़ादी का संकेत मिला।
लुई ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी अब नंगी कलाई से हेनरी की ओर देखा। उसने देखा कि उसने अपनी दाहिनी हथेली पर किसी तरह का ब्रांड सक्रिय किया और एक अंडाकार पोर्टल खोला, जिसने तुरंत उसे निगल लिया और वह कमरे से पूरी तरह से गायब हो गया। उन्हें इको की गंदगी को साफ करने के लिए छोड़ दिया। मुख्य खोज, पलायन। खोज पूरी हुई। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर अब 21 है। हिट पॉइंट अधिकतम बढ़कर 210 हो गया है। हिट पॉइंट 38/210। मन पॉइंट अधिकतम बढ़कर 320 हो गया है। आपको आवंटित करने के लिए 12 स्टेट पॉइंट मिले हैं। अब आपके पास आवंटित करने के लिए 18 स्टेट पॉइंट हैं। निक्स का स्तर ऊपर हो गया है। निक्स अब स्तर 8 है। निक्स का हिट पॉइंट अधिकतम बढ़कर 140 हो गया है। निक्स का मन अब 150 है। ताकत 65 ग्रेटर दैन 70। गति 120 130 से ज़्यादा। सहन शक्ति 60 65 से ज़्यादा। हेनरी लेटे रहे एल्मिनिस्टर की कार्यशाला के फर्श पर, जहां वह अपनी कलाई पर लगे कंट्रोल कफ के कारण नहीं जा पाया था, और वह एक के बाद एक लंबी सूची में आने वाले नोटिफिकेशन को देख रहा था। उन सभी में से हेनरी ने निक्स के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। फिर से उन्होंने उसे उससे जुड़ा हुआ महसूस कराया, चाहे वह कहीं भी हो। उसे खुशी थी कि सिस्टम ने उसे हमेशा की तरह 50% इनाम दिया था, क्योंकि उसने इसे क्वेस्ट विवरण स्क्रीन पर नहीं देखा था। हेनरी ने अभी अभी एक आह भरी थी जब उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर उसे लगभग यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतना कुछ सुनने से चूक गया था। तुम बकवास लग रहे हो, एल्मिनिस्टर ने कहा, हालांकि उसने कवच के एक टुकड़े से ऊपर नहीं देखा था जिस पर वह अपने हाथ चला रहा था। हाँ, मैं भी बकवास महसूस कर रहा हूँ, हेनरी ने हंसते हुए कहा। 2 लेवल अप के साथ उसने और अधिक हिट पॉइंट प्राप्त कर लिए थे और उसकी दृष्टि अब लाल रंग की नहीं थी, और फिर भी वह थका हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी कमजोरी का कम हिट पॉइंट से कोई लेना देना नहीं था। उसकी कमजोरी थकान से आई थी। किसी तरह, भले ही उसने आज उतना नहीं मारा था जितना उसने इस दुनिया में आने के बाद से कुछ अन्य दिनों में किया था, हेनरी को लगा कि उसने खुद को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। अगर वह वास्तव में इस पर थोड़ा विचार करता, तो हेनरी जानता था कि उसकी सहनशक्ति की स्थिति की उपेक्षा करने के कारण ही वह दोषी था। उसके शरीर की ऊर्जा मुश्किल से ही वह सब कर पा रही थी जो वह कर सकता था, जो कि उसकी अब बहुत अधिक चपलता और बंदूक से जादुई शॉट फायर करने से कहीं ज्यादा करने के लिए मन को चैनल करने की उसकी क्षमता थी। हेनरी ने पाया कि शॉकन ग्रिप का इस्तेमाल करने से जादुई गोलियां चलाने की तुलना में उसकी ऊर्जा कहीं ज्यादा कम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जादू करने की बात आने पर उसके शरीर में मौजूद मन कहीं ज्यादा शामिल था, या जादुई टैटू के जरिए जादू का इस्तेमाल करने को जो भी कहा जाता है। उफ, कराते हुए हेनरी ने आगे की ओर लुढ़ककर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठकर अपने शरीर की सारी ऊर्जा खर्च कर दी। वह एल्मिनिस्टर की ओर चला गया और देखा कि बूढ़ा शिल्पकार कवच पर एक औजार चला रहा था। सतह पर छोटे छोटे चिन्ह उकेर रहा था और उनमें से हर एक में मैना भर रहा था ताकि वे चमकें और हमेशा के लिए जादुई प्रभाव से भर जाएं। वे प्रभाव क्या थे, हेनरी को पता नहीं था। तुम भी मौत की तरह महक रहे हो, एल्मिनिस्टर ने कहा। हेनरी ने सिर हिलाया। मैं इसके आसपास काफी समय से रहा हूं। मुझे लगता है कि तब तुम्हें और पोषण चाहिए होंगे। भले ही मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरे साथ पोषण बनाने वाले की तरह व्यवहार करना बंद करो, एल्मिनिस्टर ने थोड़ी सी शिकायत के साथ कहा। हेनरी ने सहारे के लिए एक संरचना ढूंढी और मुस्कुराया। बूढ़े आदमी, मैं यहाँ 1 सप्ताह से नहीं आया हूँ। तुम्हारे पास कम से कम मेरे लिए कुछ पोषण तो होने ही चाहिए। और मुझे सिर्फ यही नहीं चाहिए। हेनरी ने अपनी इन्वेंट्री से वायलेंट रिटॉर्ट निकाला और उसे शिल्पकार के सामने रखा। अगर आपके पास है तो मैं इसे भी ले लूंगा। एल्मिनिस्टर ने कवच से ऊपर देखा और हेनरी से इसे लेने से पहले वायलेंट रिटॉर्ट पर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एल्मिनिस्टर ने बंदूक को अपने चेहरे के करीब रखा और मुस्कुराते हुए उसकी जांच की। बढ़िया शिल्प कौशल, उसने कहा। हाँ, अब तक मुझे ये पसंद आ रहा है, हेनरी ने कहा, और जबकि वह ईमानदार था, उसने ऐसे लहजे में भी बात की जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह चीज़ों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता था। क्या आपको इसमें कुछ जाना पहचाना लगा? एल्मिनिस्टर ने पूछा। क्या? हेनरी ने उलझन में कहा। एल्मिनिस्टर ने उपहास किया। बेशक, आपको नहीं लगेगा, उसने खारिज करते हुए कहा। मैं कैसे कर सकता हूँ? हेनरी ने अपने मन में पूछा। मेरे पास चिंता करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी मामले हैं। क्या आपने इसे बनाया? उसने जोर से पूछा। एल्मिनिस्टर ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैंने नहीं बनाया। हेनरी ने आश्चर्य से पूछा। तो फिर आपने ये क्यों पूछा कि मुझे कुछ जाना पहचाना लगा? क्योंकि इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जिसने मुझसे सीखा है। सालों पहले मेरा एक शिष्य। हालांकि मैंने बंदूक नहीं बनाई और इस पर मेरा ब्रांड नहीं है, लेकिन कारीगरी आपको जानी पहचानी होनी चाहिए। ये देखते हुए कि आपके पास हाइड्रा का स्टिंग कितने समय से है, एल्मिनिस्टर ने आरोप लगाते हुए कहा और बंदूक के ऊपर से हेनरी को घूर कर देखा, जिस पर हेनरी ने आह भरी और तत्परता से कहा। एल्मिनिस्टर, मेरे पास तुलना करने का समय नहीं है।
कृपया, क्या आपके पास स्लग हैं या नहीं? मुझे वाकई उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। हाँ, अल्मिनिस्टर ने कहा और वायलेंट रिटॉर्ट को हेनरी को वापस सौंप दिया और आगे की पुष्टि के लिए कहा। हाँ, हाँ, हमेशा की तरह अल्मिनिस्टर ने पीछे के कमरे में जाकर शॉटगन स्लग के डिब्बे रखे। हेनरी ने एक डिब्बे को खोला और वह तुरंत बता सकता था कि स्लग उन स्लग से बेहतर थे जिन्हें उसने अब तक वायलेंट रिटॉर्ट में भरा था। हाँ, मेरे पास बेहतर हैं, अल्मिनिस्टर ने कहा। इससे बेहतर? हेनरी ने लगभग आश्चर्य से पूछा क्योंकि यह पहले से ही बंदूक को पूरी तरह से पूरक कर रहा था। अल्मिनिस्टर ने सिर हिलाया। हाँ, हाँ, तुम मुझे क्या समझते हो? उसने पूछा और एक सहज हंसी के साथ हंसा जो उसके साथ दुर्लभ थी। मुझे उन्हें देखने दो, हेनरी ने उत्साह से कहा। हो, शांत हो जाओ, अल्मिनिस्टर ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, इससे पहले कि वह हेनरी के हाथों में वायलेंट रिटॉर्ट की ओर इशारा करता। पहले एक बेहतर बंदूक ले आओ। उस चीज में मेरी कोई भी बेहतर गोली लोड करो और यह फट जाएगी और संभवतः तुम्हारा हाथ भी ले जाएगी। हेनरी हल्के से मुस्कुराया। तुम मुझे एक बेहतर बंदूक दे सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास एक है। हाँ, मेरे पास है। लेकिन मैं अब बिक्री नहीं करता, याद है? इसके लिए बिक्री की जरूरत नहीं है, हेनरी ने कहा, तुम इसे मुझे उधार दे सकते हो। अल्मिनिस्टर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, जब तक मुझे मेरे सारे उत्पाद वापस नहीं मिल जाते, मैं अब और नहीं छोड़ूंगा। ओह हाँ, हेनरी ने उदास होकर कहा, अभी भी वह है। हेनरी ने इस विषय को छोड़ने का फैसला किया, खासकर तब जब उसे याद आया कि सिस्टम ने अल्मिनिस्टर के बारे में कुछ कहा था कि जब तक उसकी शिकायतें शांत नहीं हो जाती तब तक वह हथियार नहीं बेचेगा। स्लग 30 गोल्ड प्रति स्लग होंगे, अल्मिनिस्टर ने कहा और हेनरी की ओर ऐसे देखा जैसे वह हमेशा की तरह मोलभाव करने की उम्मीद कर रहा हो। हेनरी ने ऐसा नहीं किया। उसने बस स्लग गिने। यहाँ केवल 30 हैं, उसने कहा। क्या? अल्मिनिस्टर ने पूछा। 30 तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हैं? हो सकता है, शायद नहीं। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसे 50 बनाओ। अल्मिनिस्टर ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर 20 और लाए जिन्हें उसने स्लैब पर रख दिया। अच्छा, हेनरी ने कहा और उन्हें अपनी इन्वेंट्री में भेज दिया। अरे, तुमने अभी तक भुगतान नहीं किया है, अल्मिनिस्टर ने कहा। मैं बाद में भुगतान करूंगा, हेनरी ने कहा और अपने हाथ से मुझे दे दो का इशारा किया। कृपया अभी औषधियां दें। अल्मिनिस्टर ने हीलिंग और मैना रिकवरी औषधियों की दोनों बोतलें प्रदान कीं। यहाँ, हेनरी ने गिनती की। प्रत्येक की संख्या 12 थी। उसने एक हीलिंग पोशन लिया और उसे पी गया। आपने 60 हिट पॉइंट प्राप्त कर लिए हैं। हिट पॉइंट 98/210। अच्छा सामान, उसने कहा क्योंकि वह बाकी बोतलों को अपनी इन्वेंट्री में भेजने से ठीक पहले पोशन द्वारा प्रदान की गई कायाकल्प में आनंदित था। आपने उनके लिए भी भुगतान नहीं किया, एल्मिनिस्टर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जबकि वह खुद से सोच रहा था कि उसने हेनरी को पोशन और स्लग को नजरों से ओझल होते हुए क्यों देखा और कुछ नहीं किया। एक ज़रूरी मामला है जिसे मुझे अभी पूरा करना है, इसलिए जब मैं अगली बार यहाँ आऊँगा तो हम भुगतान के बारे में बात करेंगे, हेनरी ने कहा क्योंकि उसने एल्मिनिस्टर के ब्रांड को सक्रिय किया और अंडाकार पोर्टल को बुलाया। पोर्टल द्वारा उसे निगलने से पहले हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं आपको आवश्यक छूट भी शामिल करने के लिए कहूँगा। यदि एल्मिनिस्टर के पास इसका कोई जवाब था भी तो वह उसे नहीं दे सका क्योंकि तब तक पोर्टल बंद हो चुका था और हेनरी चला गया था। हेनरी को उसी स्थान पर गिराया गया जहां से वह कमरे से निकला था, डोहटी के खुले शव के ठीक बगल में, और युद्ध की आवाजें उसका स्वागत कर रही थीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि तीनों भाड़े के सैनिकों को अगले चैलेंजर्स के रूप में चुना गया था और उन्होंने मिलकर इको का सामना किया। लगातार असफलता के कारण वे दीवारों और स्तंभों से टकरा गए, उनके मुंह से खून टपक रहा था और कुछ शरीर के अंग अजीब कोनों पर फंस गए थे। हेनरी ने लेस दैन इनसाइड ग्रेटर दैन को सक्रिय किया और जब उसने देखा कि इको के वर्तमान आंकड़े तीनों भाड़े के सैनिकों के आंकड़ों का एक समामिलन थे तो वह भौचक्का रह गया, जिसका मतलब था कि औसतन यह उनमें से प्रत्येक से अधिक मजबूत था। वर्तमान दृश्य से हेनरी यह अनुमान लगा सकता था कि उन्होंने तालमेल बिठाने की कोशिश की थी और जल्दी ही अपनी गहराई से बाहर निकल गए। कमजोर, इको ने धीमी आवाज में कहा क्योंकि वह भाड़े के सैनिकों में से एक के पास पहुंची। तुम विफल हो गए, उसने अपना भाला नीचे लाने और भाड़े के सैनिक के सिर में छुरा घोंपने से पहले कहा। फाइटर की जान को खत्म करना, जो पहले से ही मुश्किल से बचा हुआ था। लेस दैन इनसाइड ग्रेटर दैन अभी भी सक्रिय होने के साथ हेनरी ने इको के आंकड़े गिरते हुए देखे, लेकिन वह बेफिक्र था। और ऐसा क्यों होना चाहिए? वह जीत चुका था। इको दूसरे भाड़े के सैनिक के पास गया और उसकी विफलता की पुष्टि करने के बाद उसने उसे वैसे ही मार डाला जैसे उसने पिछले सैनिक को मारा था। फिर से उसके आंकड़े गिर गए, अब भाड़े के आखिरी सैनिक की तरह। हेनरी के एक हाथ में वायलेंट रिटॉर्ट और दूसरे हाथ में द हाइड्रा स्टिंग था जब उसकी उंगलियां ट्रिगर पर फिसल रही थीं और वह सोच रहा था कि क्या उसे अभी इको को गोली मार देनी चाहिए या देखना चाहिए कि जब आखिरी व्यक्ति, जिसके आंकड़े वह दिखा रहा था, मर जाएगा तो उसका क्या होगा। तो
क्या इसके आंकड़े बिना किसी चुनौती के शून्य हो जाते हैं या क्या? हेनरी ने खुद से पूछा जैसे ही इको तीसरे के पास पहुंचा। कृपया मत करो, भाड़े के सैनिक को कहने में कठिनाई हुई। भाड़े के सैनिक की कमजोर पीड़ा भरी चीखों और इको के उसके पास आने पर की गई हल्की सी सरसराहट की आवाज के अलावा कमरे में सन्नाटा था। सभी क्षयकारी मरे हुओं से निपटा गया और रेडिंग पार्टी के सदस्य जो कंट्रोल कफ पहनते थे बस सांस रोककर देखते रहे, ये जानते हुए कि जल्द ही उनका भी भाग्य बदल जाएगा। लुइस ने सांस रोकी। उसकी योजना काम कर गई थी। वे आज़ाद थे और अब वे ऐसी पागल योजना के परिणामों का सामना करने वाले थे। इस विचार के साथ उसने अपने दोनों हाथों से अपने स्टाफ को पकड़ लिया और इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसके पों सफ़ेद हो रहे थे। बेकार, इको ने भाड़े के सैनिक से उसकी जान की भीख मांगते हुए कहा। तुम अपनी योग्यता साबित करने में विफल रहे। इसके लिए केवल मौत है। नहीं, भाड़े का सैनिक चिल्लाया, कृपया नहीं आ। जैसे ही भाड़े के सैनिक ने अपनी अंतिम सांस ली, हेनरी ने अपनी दोनों बंदूकें उठाईं और दोनों से गोलियां चलाईं। वायलेंट रिटॉर्ट से 2 शक्तिशाली स्लग निकले जिनमें बहुत ताकत थी और हाइड्रा के डंक से एक लेस दैन एसिडिक कंबशन ग्रेटर दैन शॉट निकला। तीनों फायर किए गए शॉट एक सुरक्षात्मक क्षेत्र से टकराए जिसने उनकी गतिज ऊर्जा और जादू के हर हिस्से को अवशोषित कर लिया, इसलिए वे बेकार की आवाज़ों के साथ जमीन पर गिर गए। हेनरी ने भौहें सिकोड़ी। क्षेत्र जादुई था, ये बात तो स्पष्ट थी, लेकिन इसके घटकों के बारे में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था, या इस दुनिया में किसी भी चीज़ की तरह सामान्य नहीं था। उसके पास अभी भी लेस दैन इनसाइड ग्रेटर दैन सक्रिय था और उसने देखा कि तीसरे भाड़े के सैनिक की मृत्यु के बाद इको के आंकड़े गिर गए और अब उसके आंकड़े इस तरह दिख रहे थे। नाम इको, नौकरी मेटल टेस्टर, स्वास्थ्य, मन, शक्ति, चपलता, सहन शक्ति, तारांकन टिप्पणी 1 इको। आंकड़ों की स्क्रीन पर कोई भी आंकड़ा न होना हेनरी को चिंतित कर रहा था। अगर यह 0 पर गिर जाता तो वह निश्चित रूप से अधिक सहज महसूस करता। अगर यह किसी न्यूनतम स्तर पर गिर जाता तो कम से कम ये समझ में आता। किसी भी आंकड़े का न होना और ऐसा दिखना कि यह प्रवाह में था, बिल्कुल चिंताजनक था। अब जाहिर है, अपनी असफल हत्या से पहले भी हेनरी ने पूरी इको वाली बात को एक घोटाला माना था। एक बात के लिए, जबकि इको चैलेंजर की मन क्षमता की नकल करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये जादुई संसाधन से बाहर नहीं निकला जैसा कि वे थे। चैलेंजर के मन की नकल करना इको के लिए जादुई क्षमता के किस स्तर तक सीमित था, इसके लिए आधार रेखा के रूप में काम करता था, भले ही वह जादुई क्षमता के उस स्तर पर हमेशा के लिए रह सकता था। हेनरी, लुई ने पुकारा जब गोलियों की आवाज़ ने उसे बताया कि हेनरी वापस आ गया है। तुम वापस आ गए? बेशक, मैं वापस आ गया, हेनरी ने कहा, ये सोचकर भ्रमित कि लुई आश्चर्यचकित लग रहा था। भले ही वह एल्मिनिस्टर की कार्यशाला में घंटों तक रहा हो, फिर भी वह यहाँ से बाहर निकल जाएगा और संभवतः इको का सामना करेगा, इसलिए वह वापस आकर कोशिश क्यों नहीं कर सकता था जब अभी भी ऐसे लोग थे जो ममीकृत मरे हुओं के खिलाफ उसके पक्ष में लड़ सकते थे। जब हेनरी के दिमाग में ये विचार घूम रहे थे, तभी उसे एहसास हुआ कि पोर्टल द्वारा निगले जाने पर किसी और को कैसा लगा होगा और उसने कहा, रुको, तुम्हें नहीं लगा कि मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया है न? लुई ने अपनी आंखें हमेशा की तरह चौड़ी करके सिर हिलाया क्योंकि उसने यही सोचा था। हेनरी ने अपना सिर हिलाया और अपने चेहरे पर मुस्कान लाने से रोका क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसे मजाक नहीं लग सकता था। जिस बारे में बोलते हुए इको धीरे से मुड़ा और अपने भाले से खून झाड़ते हुए कहा, चुपके से हमला करने की कोशिश करना मूर्खता है, उसने धीरे से कहा। तुम मुझे तभी चोट पहुंचा सकते हो जब मैं तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लूं। जब तक तुम्हारी परीक्षा शुरू नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे हमलों के प्रति अभेद्य रहूंगा। अपने शॉट्स बर्बाद करने से पहले मुझे ये जानना अच्छा लगता, लेकिन ठीक है, हेनरी ने कहा और लेस देन रीलोड ग्रेटर देन के साथ उसकी इन्वेंट्री से 2 मैना युक्त शॉटगन स्लग वायलेंट रिटॉर्ट में लोड किए गए। इको ने अपना सिर एक तरफ झुकाकर एक कदम आगे बढ़ाया। उसने हेनरी की बंदूकों को देखा और फिर उसे उन भावहीन काली आंखों से देखा और कहा, तुम एक अजीबोगरीब व्यक्ति हो। इनकी वजह से? हेनरी ने पूछा और उसने दोनों बंदूकें उठाईं और उन्हें मरे हुए व्यक्ति के चेहरे पर निशाना बनाया। अब तक इको के आंकड़े अभी भी उतार चढ़ाव में थे और उसने अपने खुद के आंकड़े नहीं दोहराए थे। परीक्षण अभी तक शुरू नहीं हुआ था। इको ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, लेकिन ये तुम भी हो। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, तुम मेरे चैलेंजर बनने के योग्य हो, लेकिन मुझे क्या योग्य बनाता है? हेनरी ने पूछा और इको को चुप करा दिया क्योंकि वह उसके सवाल को लेकर चिंतित था और फिर उसने ऐसे लहजे में जवाब दिया जिससे ऐसा लग रहा था कि कारण स्पष्ट होना चाहिए था। तुम यहाँ सबसे मजबूत हो। मैं हूँ? हेनरी ने आश्चर्य से पूछा। हेनरी की लेस दैन अंतर्दृष्टि ग्रेटर दैन के अनुसार डोहटी और भाड़े के सैनिकों के अब मर जाने के बाद कमरे में वर्तमान सबसे मजबूत वह प्रतिद्वंद्वी था जिसके खिलाफ डोहटी ने उसे रेडिंग पार्टी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मुकाबला कराया था।
हेनरी का उच्चतम आंकड़ा चपलता 56 अभी भी उस फाइटर के उच्चतम आंकड़ा शक्ति 62 से कम था, इसलिए वह कमरे में सबसे मजबूत कैसे हो सकता है। रुको, हेनरी ने कहा और उसकी आंखें एहसास में थोड़ी चौड़ी हो गईं। ये हमारे आंकड़ों का योग है। हेनरी की बड़बड़ाहट सुनने वाला कोई भी व्यक्ति उसे समझ नहीं पाया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह जल्दी से जल्दी आगे बढ़ रहा था, चारों ओर नजर घुमाते हुए, कई स्टेटस स्क्रीन को ढेर करते हुए और अपने दिमाग में कुछ मोटे गणित करते हुए, जो हमेशा उसे आगे रहने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि उनके ताकत, चपलता, सहनशक्ति और सहनशक्ति की तुलना में उसके पास अधिक आंकड़े ताकत, चपलता, सहनशक्ति और धारणा थे। एकमात्र अपवाद लुइस था, जिसके पास जादूगर के रूप में बुद्धिमत्ता का आंकड़ा था जो 4 को पूरा करता था, लेकिन उसके शारीरिक आंकड़ों की कमी के कारण हेनरी फिर भी आगे निकल गया। हेनरी की बड़बड़ाहट और कमरे में सबसे मजबूत होने पर उसके आश्चर्य से एको परेशान नहीं था। क्या तुम अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए तैयार हो? इसने पूछा। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं कहूं कि मैं नहीं हूं? हेनरी ने पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एको ने शांति से उत्तर दिया और उसके आंकड़े हेनरी की प्रतिध्वनि के लिए रूपांतरित होने लगे। उसी समय हेनरी को सिस्टम से एक अलर्ट मिला। ग्रैंड क्वेस्ट अपडेट किया गया। मुख्य क्वेस्ट, अपनी क्षमता साबित करें, एको को हराएं, इनाम 2000 एक्सपी। हेनरी ने क्वेस्ट विवरण को सरसरी तौर पर देखा और याद किया कि उसके पास आवंटित करने के लिए 18 स्टेट पॉइंट हैं। स्टेमिना के लिए 11 स्टेट पॉइंट, चपलता के लिए 7। क्या आप निश्चित हैं? हाँ। स्टेमिना 1930 से ज़्यादा, चपलता 56-63 से ज़्यादा। जैसे जैसे उसके आंकड़े बढ़ते गए, हेनरी देख सकता था कि एको उनकी नकल कर रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। इसी तरह का स्टेमिना ममीकृत मरे हुए लोगों द्वारा किया गया एक और घोटाला था। हेनरी के विपरीत, ये वास्तव में थकान महसूस नहीं कर सकता था। स्टेमिना स्टेट के लिए एको का एकमात्र व्यवहारिक उपयोग यह था कि यह हेनरी से जो भी जादुई शक्ति की नकल करता था, उसे सुविधाजनक बनाने के लिए वह कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकता था, इसकी सीमा के रूप में कार्य करता था। दूसरी ओर, हेनरी थक सकता था। हाल ही में वह बहुत थक गया था और हीलिंग पोशन पीने से उसे बहुत कम मदद मिली थी, इसलिए उसे जितना हो सके उतना बढ़ावा देने की जरूरत थी। अपने स्टेमिना में वृद्धि के साथ हेनरी पहले से ही अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि महसूस कर सकता था और इसने उसे उत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। उत्सुकता से एको ने धीरे से कहा, तुम और भी मजबूत हो गए हो। एको ने हेनरी को उन खाली काली आंखों से देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हारे बारे में ऐसा क्या है कि? एको जो कुछ भी कहने वाला था और जिस भी दिशा में वह गिरने वाला था, वह तब बाधित हुआ जब हेनरी ने अपनी बंदूकें तान दी और 2 गोलियां चलाईं। सभी ने प्राणी की छाती पर निशाना साधा। जैसा कि डोहटी ने सोचा था, हेनरी का मानना था कि एको का कोर भी उसकी छाती में था और उसने इसे नष्ट करना इस घटना को समाप्त करने का सबसे तेज तरीका समझा। टेस्ट की शुरुआत के साथ एको अब हमलों के लिए अभेद्य नहीं था और गोलियों को कोई प्रतिरोध नहीं मिला। हालांकि वे अपने लक्ष्य से चूक गए। जब वह हेनरी को अपनी आंखों से देख रहा था और यहाँ तक कि जब वह बोल रहा था, एको ने हेनरी का अध्ययन किया था। उसे हथियारों के बारे में इतना पता था कि वह जानता था कि ट्रिगर कब खींचा जाने वाला है और हेनरी की चपलता और अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले के समय के पूर्व ज्ञान के कारण वह एक तरफ झुक सकता था और गोलियां दीवार पर लगने के लिए अपनी सूखी ममीकृत त्वचा को छू सकती थीं। 2 महीना युक्त स्लग ने काफी जोरदार प्रहार किया और जहां कोई अन्य गोली केवल एक छोटा सा कट लगाती, वहां दोनों ने काफी बड़ा घाव कर दिया। लेकिन सबसे बुरा होने से बचा लिया गया था और यहां तक कि एक मानव लड़ाकू भी ऐसे घाव से बच सकता था, इसलिए एको इसे अनदेखा करने में सक्षम था। हालांकि लेस दैन एसिडिक दहन ग्रेटर दैन शॉट अलग था। कम से कम हेनरी को उम्मीद थी कि यह अलग होगा। एक खरोंच ही काफी थी और घाव पहले से ही तेजाब से जल रहा था, लेकिन एको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हेनरी ने खुद को लंबे समय तक चौंकने या हैरान होने की अनुमति नहीं दी और एक क्लिक ध्वनि के साथ उसने वायलेंट रिटॉर्ट को फिर से लोड किया और एक और शॉट फायर करने के लिए तैयार था जब एको अचानक वहां नहीं था। 1 सेकंड में मरे हुए हेनरी से 1 इंच दूर था और अपने भाले को उसकी छाती की ओर मार रहा था। हेनरी की धारणा ने उसे चेतावनी दी और उसने भाले के ब्लेड पर जोर से प्रहार करने के लिए वायलेंट रिटॉर्ट का इस्तेमाल किया, जिससे वह एक तरफ गिर गया। एको को तात्कालिक पैरी से कोई परेशानी नहीं हुई। ये बस हेनरी द्वारा अपने भाले को पटकने की दिशा में चला गया और इसके बजाय हथियार के शाफ्ट से उस पर वार किया। तारांकन बैम, तारांकन, आपने 20 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 78/210। हेनरी ने दर्द से कराहते हुए कहा और उसने टूटी हुई हड्डी के टूटने की आवाज सुनी जैसे ही वह फिसलकर दूर जा गिरा। गति में होने के बावजूद और अपने शरीर पर इतना नियंत्रण न होने के बावजूद कि वह हिलना बंद कर सके, हेनरी फिर भी वायलेंट रिटॉर्ट को निशाना बनाकर गोली चलाने में सक्षम था। जैसा कि उसने पहले भी किया था, एको ने चकमा दिया।
अब वह और भी बेहतर तरीके से चकमा दे रहा था और बिल्कुल भी चोट लगने से बच रहा था। साथ ही उसने हेनरी की ओर आने की दिशा भी बदल दी। लक्ष्य स्पष्ट था, हेनरी के खड़े होने से पहले ही वह हमला करने वाला था। हमला कहाँ से होगा, इस बारे में अचानक बदलाव हेनरी को भ्रमित करने के लिए था, जो संभवतः इसका अनुमान नहीं लगा सकता था। या ऐसा इको ने सोचा। अफसोस, जब वह अपना भाला उठाकर आया तो इको के खाली चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया, क्योंकि हेनरी के वायलेंट रिटॉर्ट के दोहरे बैरल इंतजार कर रहे थे। थूथन चमक उठे और एक शक्तिशाली वर्दी धमाका तारांकन के साथ, जिसमें एक झटका लगा जिससे हेनरी की बाह मोच आने के बिंदु तक उड़ गई। बंदूक ने 2 मैना संक्रमित स्लग को गोली मार दी, जो इको की छाती में लगी और मरे हुए व्यक्ति को कई फीट दूर उड़ते हुए भेज दिया। तारांकन धमाका। तारांकन ... जहां वह एक दीवार से टकरा गया, जबकि ममीकृत मरे हुए व्यक्ति जमीन पर गिर गया। हेनरी ने अपने घुटनों को लॉक कर लिया और अपने खड़े होने और हरकतों पर नियंत्रण पा लिया, जबकि वह खुद से काफी प्रसन्न दिख रहा था। यह अनुमान लगाना कि हमला कहां से होगा हेनरी की मजबूत विशेषता थी, और लेस देन त्वरित सोच ग्रेटर देन के साथ उसे 5 सेकंड का समय रोका हुआ शांति प्रदान करने के लिए सक्रिय किया गया था, जिसके दौरान उसकी दृष्टि उसकी धारणा के कारण व्यापक थी। वह जानता था कि उसे अपनी बंदूक को कहां इंगित करना है और दुश्मन की प्रतीक्षा में रखना है। बहुत उत्सुक, इको ने कहा। हेनरी ने हाइड्रा के डंक की ओर इशारा किया और उसके सूखे सीने में एक लेस देन एसिडिक दहन ग्रेटर देन गोली चलाई। इको चकमा नहीं दे सका और गोली अपने लक्ष्य पर धमाके से लगी। लेस दैन एसिडिक दहन ग्रेटर दैन द्वारा किया गया घाव हमेशा की तरह फटने से पहले ही सड़ गया, जिससे इको के सीने में एक बड़ा छेद हो गया। लेकिन हेनरी ने अब तक इस तरह के हमले से जिन अन्य प्राणियों उन सभी को गोली मारी थी, उनसे अलग इको मर नहीं गया। वह हंसा। हाहा, उसने अपनी सामान्य धीमी आवाज में कहा, प्रभावशाली। हेनरी ने एक और घोटाले के बारे में जानकर चौंककर आंखें झपकाईं। मैं इससे बच नहीं सकता था, वह निश्चित रूप से जानता था, और इतना क्रोधित था कि उसने अपने अगले शब्द जोर से चिल्लाए। अगर तुमने मेरे बारे में सब कुछ दिखाया है तो तुम अभी भी जीवित क्यों हो, तुम धोखेबाज। जैसे ही वह चिल्लाया, हेनरी पहले से ही हाइड्रा के डंक का ट्रिगर दबा रहा था। इस बार इको के सिर पर निशाना साध रहा था। निश्चित रूप से ये संभवतः जीवित नहीं रह सकता था बिना सिर के, है न? अफसोस, जब हेनरी ने ट्रिगर दबाया, इको ने अपना भाला उस पर फेंक दिया। भाला तेजी से चला, लेकिन हेनरी के समान ताकत के साथ यह उसकी चपलता की तुलना में गति में कम था, और अपनी चाल को निर्देशित करने के लिए धारणा के साथ हेनरी समय रहते उसके रास्ते से हटने में सक्षम था। उसे जिस तरह से चकमा देना पड़ा, उसके कारण हेनरी का हाइड्रा के डंक से किया गया शॉट गलत हो गया, लेकिन उसने अगले ही सेकंड वायलेंट रिटॉर्ट से एक शॉट फायर करके उसे बचा लिया। फिर से इको के सिर पर निशाना साधा। इको ने पूरी तरह से रास्ते से हटने की कोशिश भी नहीं की। ये बस जमीन से ऊपर उठा और अपने सीने में एक बड़ा छेद बना दिया, ताकि मैना युक्त स्लग सीधे उसमें से निकल जाए। हेनरी ने इको की चीख सुनी और एक और गोली चलाने वाला था, तभी उसने देखा कि मरे हुए आदमी ने अपना हाथ कस लिया है, इससे पहले कि पीछे से एक फुसफुसाहट की आवाज आए। हेनरी ने बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि क्या होने वाला है। भाला अपने धारक के हाथ से फिर से जुड़ने के रास्ते पर घूम गया, लेकिन हेनरी के शरीर से संपर्क से ठीक पहले यह इतना सीधा हुआ कि उसके शरीर के एक हिस्से में छेद हो गया, उसकी पसलियों को तोड़ दिया, एक या दो अंगों को छेद दिया, फिर दूसरी तरफ से बाहर निकल गया और इको की मजबूत पकड़ में अपनी यात्रा जारी रखी। अरे, हेनरी ने बड़ी आंखों से कहा, आपने 60 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 18/210। तारांकन हौंफना। कमरे में मौजूद हर कोई जो अब तक चुप था, अपनी आंखें चौड़ी करके हौंफने लगा। उन्होंने ये पहले भी देखा था। इस तरह की चोट उन सभी के लिए अंत से पहले थी जो अब तक इको के शिकार हुए थे। हेनरी ने हालांकि हौंफते हुए नहीं सुना। उसका शरीर कमजोर हो गया और वह तब तक नीचे गिरा जब तक उसके घुटने जमीन पर नहीं आ गए। बैलें जो अब तक उस पर अच्छी पकड़ नहीं बना पाई थी, उसके चारों ओर लिपटने लगी, लेकिन हेनरी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इको सहजता से उठी, छाती में छेद वाले प्राणी के लिए बहुत सहज। उसने हेनरी के खून को अपने भाले से झाड़ दिया और आगे बढ़ गई, उसका आकलन करते हुए। तुम्हें गर्व होना चाहिए, उसने कहा जब वह हेनरी से 1 फुट दूर थी, जिसने अपनी बंदूकें जमीन पर झुका रखी थीं। तुमने एक शक्तिशाली प्रहार किया। इको ने अपना भाला उठाया और उसे नीचे गिराने की कोशिश की, तभी उसकी आंखें फड़कने लगीं, क्योंकि उसने हेनरी के हाथ को खून से लथपथ और मौत की ओर बढ़ते हुए आदमी की तुलना में तेज चलते देखा। हेनरी ने इको के एक पैर को पकड़ लिया और उसकी हथेली में बिजली गिरा दी। चौंकाने वाली पकड़। जैसे ही बिजली उसके पैरों से उसके मुरझाए हुए ममीकृत शरीर पर गिरी, इको को एहसास हुआ कि उसे सुरक्षा की झूठी भावना में खींचा गया था। उसने अपने भाले से वार करना जारी रखा, लेकिन उसके शरीर में बिजली के प्रवाह से वह स्तब्ध हो गया और उसे हिलना मुश्किल हो गया। ये स्तब्धता ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड तक ही रह सकती थी, लेकिन वे सेकंड ही काफी थे।
हेनरी ने वायलेंट रिटॉर्ट उठाया और एको के सिर में 2 मैनायुक्त स्लग दागे, जो एक जोरदार शॉट में मरे हुए आदमी के सिर को उड़ा देते हैं। एक धमाके के साथ तारांकन सिर को चीर देने वाली गोली के बल ने एको को अपने हाथ से एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जो ऊपर उठा हुआ था और अपने भाले को पकड़े हुए था, जो प्रभाव से थोड़ा हिल रहा था। हेनरी ने अपने बाजू में दर्द से कराहते हुए कहा, जब से वह इस दुनिया में आया था यह उसकी अब तक की सबसे बुरी चोट थी, और अगर सिस्टम ने हिट पॉइंट्स के हिसाब से उसके घावों की गणना नहीं की होती तो उसे यकीन था कि वह इतना खून खो चुका होता कि वह अभी जो कदम उठा रहा था वह नहीं उठा पाता। उसने हाइड्रा का डंक उठाया, लेस देन रीलोड ग्रेटर देन का इस्तेमाल करके अब खाली हो चुके वायलेंट रिटॉर्ट में 2 मैना इन्फ्यूज्ड स्लग डाले और अपने सामने ममीकृत मरे हुए लोगों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ। एको का सिर जो कुछ बचा था कुछ सेकंड के लिए टिका रहा और फिर एक झटके के साथ वह जमीन से टकराया और कई टुकड़ों में बिखर गया, जबकि पीछे एक सूखी पतली लगभग कंकाल जैसी गर्दन रह गई। हा, एको हंसा। यह आवाज उसकी गर्दन के कंकाल के तने से आए और एक भयानक प्रतिध्वनि के रूप में बाहर आए। हंसी की आवाज सुनकर हेनरी ने गोली चलाने के लिए अपनी बंदूकें उठाईं, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एको की भाले पर पकड़ ढीली हो गई और वह थोड़ी दबी हुई खटपट के साथ जमीन पर गिर गया। हेनरी ने हथियार पर नजर डाली, लेकिन आराम महसूस करने से इनकार कर दिया। उसने देखा था कि एको ने एक पल में हथियार वापस ले लिया था और उसे इस लड़ाई के अंत के संकेत के रूप में नहीं देखा था, जैसा कि उसे शायद देखना चाहिए था। और क्या उसे दोषी ठहराया जा सकता है? उसे पता था कि एको अपनी किताब से एक पन्ना निकालकर उसे मृत दिखाने वाला था। तुम एक अजीब चीज हो, एको ने धीरे से कहा। मैंने अभी महसूस किया है कि तुम होना कैसा होता है, और फिर भी मुझे यकीन है कि मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि तुम होना क्या होता है। तुम बता सकते हो, है न? हेनरी की भौहें सिकुड़ गईं। बेशक वह बता सकता था। हालांकि वह जीवित रहने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन हेनरी के लिए यह ध्यान न देना असंभव था कि एको ने उससे एक फाइटर की तरह लड़ाई की, न कि एक गनस्लिंगर की तरह। एको ने हेनरी के आंकड़ों की नकल की और उन्हें एक फाइटर की तरह इस्तेमाल किया, जिससे वह नुकसान में पड़ गया क्योंकि तब उसके पास अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोई मैना सर्ज नहीं था, और वह अपने भाले का इस्तेमाल उसी तरह नहीं कर सकता था जिस तरह हेनरी अपनी बंदूकों का इस्तेमाल करता था। साथ ही वह हेनरी द्वारा आर्केन टेपेस्ट्री पर अंकित जादू की नकल नहीं कर सकता था। नरक हेनरी शर्त लगाने को तैयार था कि एको को नहीं पता था कि उसकी धारणा का उपयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि उसे कभी भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा था जिसके पास वह आंकड़ा था। यही कारण था कि ममीफाइड अनडेड ने हेनरी को जिज्ञासा से देखा था। वैसे भी अगर एको हेनरी के कौशल को दोहराने में सक्षम होता, जैसा कि उसने उसके आंकड़ों को दोहराया था, या अगर वह हेनरी की तरह प्रतिकृति आंकड़ों का उपयोग करने में सक्षम होता, तो ये लड़ाई बहुत अलग होती। हेनरी की चिंता शायद उसकी बगल में एक बड़ा छेद होने की ही थी। अफसोस ऐसा नहीं हुआ। तुम पास हो, तुम्हारे पास आगे बढ़ने के लिए जरूरी चीजें हैं, एको ने आखिरकार एक ऐसी आवाज में कहा जो उसके घुटनों के जमीन से टकराने से ठीक पहले धीमी हो गई और वह धीरे से एक तरफ गिर गया, फिर कभी नहीं हिलने के लिए। तारांकन क्लिक। कमरे के दूसरे छोर पर दरवाजा वह नहीं जिससे रेडिंग पार्टी अंदर आई थी। 1 इंच खुलने से पहले एक अनलॉक की आवाज आई। एको के खिलाफ लड़ाई उस दरवाजे तक पहुंचना और डंगोन की खोज में आगे बढ़ने की अनुमति पाना था। पूरे उत्साह में और भागने से लेकर लड़ाई जीतने तक के अपने ध्यान के साथ हेनरी के दिमाग में यह बात पीछे चली गई थी कि वे एक डिंगोन में थे। मुख्य खोज, अपनी योग्यता साबित करें। खोज पूरी हुई। आपको 2000 अनुभव प्राप्त हुए हैं। तारांकन निक्स को 1000 अनुभव प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर हेनरी को अनडेड वू का अनुभव करने के लिए कमरे से बाहर निकाला गया। क्या है? उसने उलझन भरी बुदबुदाहट में पूछा। हमेशा की तरह वह अजीब आंखों से देख रहा था एको की आंखों से, लेकिन उस शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करने के बजाय जिसने अन्य अनडेड को बदल दिया था, जिसका उसने अब तक सामना किया था और उसे खत्म कर दिया था, हेनरी ने पाया कि वह एक भयावह खालीपन को देख रहा था। यहाँ कुछ भी नहीं है, उसने कहा। नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है, एको ने कहा। हेनरी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ हूँ? उसने पूछा। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ? एको ने हेनरी के सवाल को सुनने का कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन हेनरी ने महसूस किया कि उसके होंठे उदास मुस्कान में बदल गए हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा कोई अतीत नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, दरवाजे की रखवाली करना और चैलेंजर्स को ऐसे प्राणी के लिए परखना जिसका अस्तित्व या मेरे लिए अर्थ मैं समझ भी नहीं पाया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या था, और मैं जो बन गया हूँ उसका इस बंजर भूमि में अब कोई उद्देश्य नहीं है। मैं अकेला हूँ, हमेशा के लिए। हेनरी ने महसूस किया कि उसकी अपनी आंखें गीली हो गई हैं और वह अपनी आंखों से बूंदें झपका रहा था, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि वह एको के दुखों से बाहर आ गया है।
या अधिक सटीक रूप से वह दृष्टि से बाहर था, लेकिन दुख जारी रहा। हेनरी ने चिल्लाते हुए अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। उसका दिल कस गया क्योंकि वह एक गहरी उदासी से जकड़ा हुआ था। हेनरी को पहले भी दिल टूटने का एहसास हुआ था क्योंकि उसने अपने जीवन में लोगों को इतनी बार खोया था कि उसे गिनती भी नहीं थी, लेकिन एक बार भी उसे उन मौक़ों पर इतना दुख नहीं हुआ था। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और धुंधली आंखों से इको के शव को कुछ ही फीट दूर देख रहा था। उसने खुद को इको के दुख से इस हद तक अप्राकृतिक रूप से बंधा हुआ पाया कि वह अब ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसके सीने में दर्द मरे हुओं के दुखों के कारण है या उस दुख के कारण जिसे उसने अब तक दबा रखा था। कमरे में कोई भी उसे समझ नहीं पाया। उसके किसी भी लक्ष्य का कोई महत्व नहीं था। कोई भी, न येलेना, न ट्रिस, न चार्ल्स, न स्टीफन, न ही डायोनिसियो गैंग के बाकी लोग नजर आए। वह अकेला महसूस कर रहा था, पूरी तरह से अकेला, और इसने उसे तोड़ दिया। हेनरी को पता नहीं था कि वह कितनी देर तक अपने घुटनों पर था और उसका चेहरा टूटे हुए दिल के दर्द में मुड़ गया था, लेकिन वह जानता था कि यह मरे हुओं का दुख किसी भी अन्य दुख से ज्यादा समय तक चला था जो उसने कभी महसूस किया था। यह कोई आसान पल नहीं था। उसे इसे पूरी तरह से अनुभव करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसका टूटना लोगों के सामने हुआ। सभी अजनबी थे। और फिर आखिरकार यह बीतने लगा। हेनरी खुद को उदासी से अलग करने में सक्षम हो गया और उसकी छाती में ऐंठन आखिरकार इतनी राहत दे पाई कि वह बेहतर तरीके से सांस ले सका। हेनरी, लुइस ने पीछे से पुकारा, लेकिन हेनरी ने अपना हाथ पीछे धकेल दिया और काफी सामान्य स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ। चुपके से हेनरी ने अपनी आंखों से बूंदें पोंछी और उदासी की याद को अपने दिमाग में रखते हुए उसने सिस्टम की सूचनाओं का स्वागत किया। किल रिवार्ड 500 एक्सपी, अनडेड विपत्तियां 800 एक्सपी। अपने ऊपर हावी होने वाले कंपन को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए हेनरी ने अपनी बंदूकें पकड़ी और उन्हें अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया और वह रेडिंग पार्टी के सदस्यों का सामना करने के लिए मुड़ा जो अभी भी जीवित थे। वे सभी उसे कृतज्ञता के साथ विस्मय से देख रहे थे। हेनरी ने विशेष रूप से उस प्रतिद्वंद्वी को देखा जिसे डोहर्टी ने उसे लड़ने के लिए मजबूर किया था, उसे प्रशंसा से घूर रहा था। यह इतना तीव्र था कि उसे दूर देखना पड़ा। उसकी नज़रें अगली बार लुइस पर पड़ी, लेकिन चौड़ी आंखों वाले लड़के के चेहरे पर भी कुछ ऐसा ही भाव था। मुझे ऐसे मत देखो, उसने कहा। तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, लुइस ने कहा और हेनरी के बाजू में घाव पर नजर डाली और अधिक दबी हुई आवाज में कहा, हालांकि वह घाव। हेनरी ने उसे विदा किया। ये ठीक है, उसने कमरे में 2 बंद सर्कोफेग्स को देखने से पहले कहा। डोहर्टी को यकीन था कि उनमें लूट है। मुझे लगता है कि हमें अब उन्हें खोल देना चाहिए।